Next chapter, chapter number 6, Techniques in Immunopathology, by book Veterinary Immunopathology, Theory and Practice, R.S. Chauhan and B.N. Tripathi. इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कलेक्शन ऑफ ब्लड एंड सीरम कैसे करना है, देन ल्यूकोसाइट काउंट कैसे करना है, कलेक्शन ऑफ लिम्फोइड सेल्स, देन द लिम्फोसाइट ब्लास्टोजेनेसिस ऐसे, देन मैक्रोफेज फंक्शन टेस्ट, देन DTH रिएक्शन, then gamma globulins in the serum, then measurement of antibody titer, then immunofluorescence technique, immunoperoxidase technique, peroxidase, antiperoxidase यानी कि PAP techniques, evidence binding techniques, detection of immune complex, then microscopic evaluation of lymphoid organs, then evaluation of xenobiotics और further readings. तो सबसे पहले कलेक्शन ऑफ ब्लड एंड सीरम कैसे करते हैं. द ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम एनिमल्स एंड मैंस थ्रू पंचर ऑफ वेन्स यूजिंग सिरिंज एंड नीडल. इन सम लेबोरेटरी एनिमल्स एंड पोल्ट्री हाउएवर इट इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम हार्ट. द साइट ऑफ ब्लड कलेक्शन इन डिफरेंट एनिमल्स स्पीशीज आर एज अंडर. जैसे केटल एंड बफेलोज में जुगुलर वेन से, हॉर्स, कैमल, शीप एंड गोट्स में जुगुलर वेन से, पिग्स में एंटीरियर वेना केवा या ईयर वेन से करते हैं. डॉग के केस में सिफेलिक वेन से या फिर रिकरेंट टार्सल वेन से करते हैं, है ना. सिफेलिक वेन आगे होती है, रिकरेंट टार्सल वेन पीछे होती है. रैबिट्स में हार्ट से करते हैं, माइस में भी हार्ट से करते हैं और इनर कैंथस से करते हैं. पोल्ट्री के केस में विंग वेन या फिर हार्ट का यूज़ करते हैं और मैन के केस में सिफेलिक वेन से करते हैं. तो ये जो हमारी जो वेन होती है सिफेलिक वेन होती है. द ब्लड इज़ कलेक्टेड फॉर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट यानी TLC एंड डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट यानी DLC. लिम्फोसाइटोब्लास्टोजेनेसिस ऐसे के लिए मैक्रोफेज फंक्शन टेस्ट के लिए करते हैं और सीरम का यूज़ करते हैं. सीरम इज टू कैरी आउट इन वेरियस सीरोलॉजिकल टेस्ट. अबाउट 0.5 to 1 ml ब्लड कलेक्टेड इन वायल्स कंटेनिंग EDTA इज सफिशियंट फॉर TLC एंड DLC. तो 0.5 से 1 ml ब्लड सफिशियंट है. Collect the blood under aseptic condition, preferably by using disposable syringe and needle. After collection of blood, the needle should be removed and blood is transferred gently in vials containing anticoagulants. Mix the content gently by rotating the vial in between palms. Vigorous shaking should be avoided in order to prevent hemolysis. The blood for macrophage function and lymphocyte blastogenesis assay is collected in separate sterile vial containing heparin as anticoagulant. है ना. यदि हमें मैक्रोफेज के फंक्शन को चेक करना है या फिर लिम्फोसाइट ब्लास्टोजेनेसिस ऐसे को चेक करना है तो हमें हेपेरिन एज ए एंटीकोगुलेंट लेना होगा. 5 ml ब्लड इज सफिशियंट फॉर विच टेक 2 to 3 drops of 1% heparin in syringe and rinse it बिफोर कलेक्शन ऑफ ब्लड. तो इसमें सबसे पहले 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ 1% हिपेरिन सिरिंज में डालना पड़ेगा और उसको हमें रिंस करना पड़ेगा बिफोर कलेक्शन ऑफ ब्लड. तो इसमें 5 ml ब्लड लेना होगा अगर हमें ये ऐसे करना है तो. दिस अमाउंट इज सफिशिएंट एंड विल प्रिवेंट क्लॉटिंग. आफ्टर कलेक्शन ट्रांसफ़र अबाउट 2 ml ऑफ ब्लड इन द वायल meant for macrophage function test and 3 ml for LBA यानी lymphocyte blastogenesis assay. For serum, अब serum लेना है तो blood is collected in sterile tubes without any anticoagulant. In order to obtain clear serum, the test tube should be rinsed with sterile normal saline solution before collection of blood. है ना. अगर सीरम क्लियर चाहिए तो हमें सबसे पहले NS से उसको वॉश कर लेना चाहिए. As about 1 to 2 ml of serum is required for various serological tests. 4 to 5 ml blood is collected in the test tube and kept in slanting position without any disturbance. The serum can be separated after 6 to 8 hours of its collection. If there is any turbidity, the tube should be centrifuged to get clear serum. The serum can be stored at -20 degrees centigrade until its further use in the laboratory without any preservation for the short period. If it is to be stored more than a month, then 1 drop of 0.01% merthiolate or sodium azide should be added in order to check the contamination. तो ये याद रखना है
0.01% मर्थायोलेट या फिर सोडियम एजाइड या मर्थायोलेट इसमें ऐड करते हैं सीरम में फॉर द प्रिजर्वेशन। अब पहला टेस्ट है ल्यूकोसाइट काउंट यानी TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। Clean the Neubauer's chamber, that is the hemocytometer. Put the cover slip on the area demarcating for the counting. Suck fresh anticoagulant mixing blood in the WBC dilating pipette up to 0.5 mark and fill the pipette with the WBC dilating fluid up to 11 mark. ठीक है, तो लगभग सबसे पहले हमें WBC डायलेटिंग फ्लूइड लेना है 0.5 ml तक, 0.5 मार्क तक। उसके बाद में हमें नहीं, सबसे पहले हमें उसमें ब्लड लेना है 0.5 मार्क तक और उसके बाद हमें 11 मार्क तक उसमें WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेना है। होल्ड द पिपेट इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड रिमूव रबर ट्यूब्स। मिक्स द कंटेंट बाय रोटेटिंग द पिपेट इन बिटवीन palms. Discard first few drops from pipette and then place a drop near the edges of cover slip to fill the space between cover slip and chamber. Keep the counting chamber 1 to 2 minutes for settling the cells. Then count the cells under low power in 4 large primary corner squares of ruled area. तो ऐसे 4 अलग अलग कॉर्नर्स पे WBC काउंट करना है। Cells on the top of square and left side are included in the count. कहाँ की cells लेना है? Cells on the top of squares and left side are included in the count. तो left side की और top की लेना है। Calculate WBC per microliter of blood by multiplying 50 to the total number of cells counted in 4 stages, 4 larger squares. चारों squares में हमें काउंट करने के बाद उसको जितना भी आया, मान लो 50 आया तो 50 इंटू 50 हो जाएगा। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू पर ml, तो ऐसा करने पर ये पर ml में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड पर लीटर बाय फर्दर मल्टीप्लाइंग विथ 10⁻³ अगर आपको पर लीटर में मल्टीप्लाई काउंट करना है तो आप 10⁻³ से भी इसको पर ml, और अगर पर लीटर में करना है तो 10⁻6 से रिस्पेक्टिवली इसको हमें काउंट करना है। पर ml के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई, पर लीटर के लिए 10⁻6 से मल्टीप्लाई, और अगर हमें केवल 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ WBC काउंट हो जाएंगे 50 से मल्टीप्लाई करने पर। तो ये था TLC। अब DLC पे आते हैं। प्रिपेयर ए थिन ब्लड स्मेयर ऑन द क्लीन ग्रीस फ्री स्लाइड. Place a drop of blood on the end of slide and spread the smear at the help of another slide using its edge as 45 degree angle. Dry the smear in the air and mark the identification number in the thick portion of the smear. एक आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल देंगे। तो एक स्मेयर बनाना है। फिक्स द स्मेयर इन द मिथेनॉल फॉर एटलीस्ट 5 minutes एंड ड्राई इट। मिथेनॉल से करने के बाद इसको ड्राई करेंगे। Stain the smear with the Giemsa stain diluted as 1 to 10 in PBS for 30 minutes, और with Leishman stain without fixing the smear. इस Leishman staining में ऑलरेडी मिथेनॉल मिक्स होता है तो वहाँ पर हमें मिक्सिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो स्टेन द स्मेयर विथ Giemsa stain, अगर Giemsa stain से स्टेनिंग कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी 1:10 डाइल्यूटेड होना चाहिए PBS से, है ना। तो ऐसा करने पर हम 30 मिनट्स के लिए रखेंगे और या फिर हम लिशमन स्टेन से स्टेनिंग कर लेंगे। इसके बाद वॉशिंग करेंगे। तो स्लाइड ड्राई इन द एयर एंड एग्जामिन अंडर ऑयल इमर्शन माइक्रोस्कोप। काउंट एटलीस्ट 200 सेल्स पर बेटलमेंट जिगजैग मेथड से लगभग हम 200 सेल्स काउंट करेंगे। सेल काउंटेड आर लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, इयोसिनोफिल एंड बेसोफिल्स। सेल काउंट इज प्रेजेंटेड इन परसेंट। जो भी आपने 200 में किया है उसका परसेंटेज निकाल लो। तो ये था आपका DLC। अब हमको करना है एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट करना है। द एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द डाटा ऑफ DLC एंड TLC थ्रू द फॉलोइंग फार्मूला। तो जो एब्सोल्यूट होता है ना, वो इन दोनों का डाटा ले लो आप, DLC और TLC का, और इस फार्मूले से निकाल लो। क्योंकि जो एब्सोल्यूट ल्यूकोसाइट काउंट होता है वो हम माइक्रोलीटर में करते हैं 10⁻³ पर माइक्रोलीटर। अब इसमें आता है परसेंटेज ऑफ लिम्फोसाइट्स इनटू टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, दैट इज 10⁻³ पर माइक्रोलीटर अपॉन 100।
तो जो आपने TLC करा है वो TLC आपने जो भी है वो 10⁻³ में आएगा पर माइक्रोलीटर में, और इधर आपका परसेंटेज आ जाएगा अपॉन 100। अब इसके बाद आते हैं न्यूट्रोफिल काउंट पे। तो न्यूट्रोफिल काउंट, द एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट इज़ कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द न्यूट्रोफिल पर परसेंटेज ऑफ द डिफरेंशियल DLC एंड टोटल ल्यूकोसाइट काउंट एज फॉलोज। तो इसमें न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे, इधर आप टोटल ल्यूकोसाइट कितना है उसमें न्यूट्रोफिल का परसेंटेज कितना है वो निकाल लो आप, है ना, 100 में। इसमें एक फिगर है जिसमें ल्यूकोसाइट है, न्यूट्रोफिल है, फिर मोनोसाइट है, फिर लिम्फोसाइट है, फिर बेसोफिल है, और बेसोफिल के बाद में इओसिनोफिल है। ठीक है, इओसिनोफिल है। चलो, कलेक्शन ऑफ लिम्फोइड सेल्स। तो ये लिम्फोइड सेल कैसे कलेक्ट करते हैं? लिम्फोसाइट मोनोन्यूक्लियर सेल्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द ब्लड, lymph nodes, malt, ralt and spleens for lymphocyte blastogenesis ऐसे, है ना, क्योंकि हमें यहाँ क्या करना है, लिम्फोसाइट ब्लास्टोजेनेसिस ऐसे करना है। तो इसके लिए हम लिम्फोसाइट का कलेक्शन करेंगे फ्रॉम लिम्फ नोड्स, फ्रॉम ब्लड, फ्रॉम माल्ट, है ना, फ्रॉम राल्ट, फ्रॉम स्प्लीन, फ्रॉम लिम्फो, यहाँ से करेंगे। देन इन्यूमरेशन ऑफ T and B cell population, subset of T cell population for their microscopic evolution। तो कैसे करेंगे? इसके लिए हम करेंगे सबसे पहले कलेक्ट 3 ml blood in a sterilized vial containing heparin as anticoagulant under strict hygienic condition। Mix 3 ml RPMI 1640 medium in the blood। इसमें हमें RPMI 1640 ऐड करना पड़ेगा। RPMI 1640 ऐड करना पड़ेगा। टेक 3 ml ऑफ हिस्टोपेप्यू 1077 in a centrifuge tube and overlay the blood RPMI mixture and histopep carefully। अब सबसे पहले इसमें हमने क्या किया, 3 ml ब्लड डाल दिया। 3 ml ब्लड के बाद में हमने RPMI 1640 3 ml डाल दिया। फिर इसके बाद में हमने हिस्टोपेप्यू 1077 डाल दिया 3 ml, और उसके बाद में ये सब मिक्स कर लिया अच्छे से। इसके बाद मिक्सिंग के बाद इसको हमको सेंट्रीफ्यूज करना है एट 400 XG पर फॉर 30 मिनट्स के लिए एट रूम टेम्परेचर। तो हमने 400 X पे 30 मिनट्स तक सेंट्रीफ्यूज किया। देन केयरफुली aspirate the opaque layer with sterilized posture pipette in a sterilized centrifuge tube। तो जो भी एक ओपेक लेयर उसमें बनेगी, जो ओपेक लेयर है उसको हमको स्टेरिलाइज्ड सेंट्रीफ्यूज में स्टेरिलाइज्ड पास्चर पिपेट से एस्पायरेट करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब में आपने हिस्टोपेक डाला, हिस्टोपेक के बाद में आपने ब्लड ओवर हिस्टोपेक डाला, ब्लड डालने के बाद में आपने सेंट्रीफ्यूज किया, और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में अलग अलग लेयर बनती है। सबसे नीचे RBC आएगा, फिर हिस्टोपेक आएगा, फिर लिम्फोसाइट्स आ जाएंगे, और फिर सबसे ऊपर प्लाज्मा और मीडिया आ जाएगा। फिर एड RPMI 1640 and wash the cells for 2 times। Finally resuspend the cells in RPMI 1640 medium for desired concentration। जितना भी आपको कंसनट्रेशन चाहिए उस कंसनट्रेशन में आप उस सेल्स को मिक्स कर लो। देन अब जो प्री स्केपुलर लिम्फ नोड्स होती हैं वहाँ से कैसे कलेक्शन करेंगे? लोकेट द प्री स्केपुलर लिम्फ नोड अंडर द एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्केपुला at slightly above the point of shoulder। Aspirate the lymphoid cells by puncturing with the biopsy needle and syringe under strict aseptic condition। Collect the lymphoid cells in RPMI 1640 and filter through muslin cloths। वॉश 3 times एट डिस्क्राइब्ड अर्लियर। अब इसमें तो क्या है, केवल लिम्फॉइड सेल्स ही मिलेंगी जब आप प्रीस्केपुलर लिम्फ नोड्स में जाएंगे। तो यदि मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स में गए तो मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स आर कलेक्टेड अंडर जनरल एनेस्थीसिया और जस्ट आफ्टर डेथ एट नेक्रोप्सी एंड वॉश विद द स्टेराइल PBS। Small pieces are cut in RPMI 1640 medium and cell suspension is prepared। The cell suspension is filtered through muslin cloth or steel sieves
and washed 3 times with RPMI 1640 medium as described earlier make desired concentration of cells in RPMI 1640 medium. तो ये याद रखना है, RPMI 1640 मीडियम होता है जिसका यूज़ करते हैं. इसके अलावा म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू का अगर माल्ट का यूज़ करना है तो वो कैसे करेंगे. द लिम्फोसाइट एंड अदर मोनोन्यूक्लियर सेल्स आर कलेक्टेड फ्रॉम गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, इसको हम गाल्ट कहते हैं, इंक्लूडिंग पेयर्स पैचेस एंड रेस्पिरेटरी एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, इसको हम राल्ट यानी कि रेस्पिरेटरी एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू यहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं. पेयर्स पैचेस या इंटेस्टाइनल लिम्फ नोड से कैसे करेंगे. रिमूव द टर्मिनल इलियम अंडर जनरल एनेस्थीसिया एंड जस्ट आफ्टर डेथ. तो जो टर्मिनल इलियम है, इलियम हो गया पार्ट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का, है ना. ये सबसे पहले क्या आता है, स्टमक, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम. तो इलियम हो गया आपका पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसको हम रिमूव कर लेंगे. वॉश इन स्टेराइल PBS एट pH 7.2, cut longitudinally and spread it in a petri dish. Remove the mucosal layer by scraping gently. Superficial scraping of mucosa should be discarded. तो ऊपर का जितना भी mucosa है वो सब हटा देंगे. Deeper scraping to level of muscularis mucosae should be collected in RPMI 1640 medium and centrifuge at 900 x for 10 minutes के लिए. The large mucoid pellet should be washed 3 times with RPMI 1640 medium. Filter the cell through clean cloth and centrifuge at 400 RPM. Make the desired concentration of the cell. ये बहुत ईजी है. नेक्स्ट है रिस्पिरेटरी एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, इसको हम राल्ट कहते हैं. तो जो ब्रोंकाई एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू कहते हैं इसको हम बाल्ट कहते हैं. आर कलेक्टेड जस्ट आफ्टर डेथ ऑफ एनिमल. ब्रोंकियल और मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स पर्टिकुलरली एट द बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया, जहाँ भी ट्रेकिया का बाइफर्केशन होता है वहाँ पर मिलता है ये ब्रोंकियल एंड मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स. कलेक्ट द लिम्फोइड सेल्स एज डिस्क्राइब्ड इन द मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स. इसके अलावा स्प्लीन से लेना है तो लिम्फोइड सेल्स फ्रॉम द स्प्लीन आर कलेक्टेड आइदर थ्रू बायोप्सी और आफ्टर डेथ ऑफ एनिमल. सिंस द स्प्लीन इज द लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन, इट कैन बी लोकेटेड at the medial surface of dorsal curvature of rumen below the diaphragm in the cattle and buffalo, sheep and goat. Normally the spleen is not palpable, but in case of enlargement of spleen it can be palpated. From mice, poultry, calves, splenic lymphoid tissues is collected just after death. Washing and separation of lymphocytes can be done as described for mesenteric lymph nodes. तो अब ये हमने कलेक्शन तो इजीली कर लिया. कलेक्शन करने के बाद में हमको करना पड़ेगा लिम्फोसाइट ब्लास्टोजेनेसिस ऐसे. लिम्फोसाइट ब्लास्टोजेनेसिस ऐसे, इसको कैसे करना है वो हम समझेंगे. नाउ कम्स टू द लिम्फोसाइट ब्लास्टोजेनेसिस ऐसे. और as described earlier, the lymphocytes are collected and resuspended in a small amount of RPMI 1640 medium. The visibility of the cells is tested by 0.5% trypan blue dye exclusion test. ठीक है, तो वायबिलिटी वायबल है या नहीं है, इसके लिए हम 0.5% trypan blue dye exclusion test यूज़ करेंगे. In this, live lymphocytes do not take any stain while dead cells are stained black. Finally, the live cell count is adjusted to 1 into 10 to the power 7 cells per ml in RPMI 1640 medium. कितना रखेंगे इसको, 1 into 10 to the power 7. For lymphocyte culture, 96 well flat bottom culture plate are taken. 96 well flat bottom culture plate are taken. Triplicate wells of culture are prepared using 100 microliter cell suspension in each well. Triplicate wells of culture are prepared using 100 microliter cell suspension in each well. A set of 3 wells is kept as control and 50 microliter RPMI 1640 medium is further added. Second set of 3 wells is added with 50 microliter medium containing con A or PHAM
PHAM 5 microliter per ml. Third set of triplicate well is added with 50 microliter of LPS 5 microliter per ml in the medium RPMI 1640. द प्लेट्स इस मतलब 3 टाइप की प्लेट्स बनानी है. एक पहली प्लेट में अपने को पहली वाली जो प्लेट है उसमें कंट्रोल रखना है. दूसरी वाली प्लेट में हमको कॉन ए या PHAM डालना है और तीसरी वाली प्लेट में हमको LPS डालना है. द प्लेट्स इज देन सील्ड विथ सेलोटेप एंड इंक्यूबेटेड फॉर 68 hours at 37 degree centigrade incubator with 5% carbon dioxide tension. After incubation, 50 microliter of MTT 4 mg per ml is added to wells and plate is again sealed and incubated for another 4 hours at 37 degree centigrade in carbon dioxide tension, carbon dioxide incubator. तो अब जब इंक्यूबेशन हो जाता है तब इसमें हमको वापस से 50 माइक्रोलीटर MTT डालना है सभी वेल्स में. ठीक है. Therefore, the liquid content of the well are discarded and 100 microliter of acid isopropanol 0.04 NaCl in isopropanol. आइसोप्रोपेनॉल में भी 0.04 NaCl होना चाहिए, वो भी हम 100 माइक्रोलीटर सब में डाल देंगे. ठीक है. तो हमको क्या डालना है? आइसोप्रोपेनॉल. इसके बाद द आइसोप्रोपेनॉल इज मिक्सड बाय यूजिंग माइक्रोपिपेट यूजिंग सेपरेट टिप ऑफ ईच सेट ऑफ वेल. तो हर एक वेल के लिए अलग अलग माइक्रोपिपेट चाहिए, सेपरेट टिप चाहिए और उससे हम सभी में आइसोप्रोपेनॉल डालेंगे. द एब्जॉर्बेंस ऑफ ईच वेल इज डिटरमाइंड इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एट द वेवलेंथ ऑफ 570 नैनोमीटर. द OD of triplicate well is averaged and mean OD of mitogen stimulated culture is obtained by abstracting the mean OD of control well from mean OD of wells with mitogen and presented as delta OD. तो द डेल्टा OD क्या होता है? इसमें तीनों वेल्स हैं, तीनों वेल्स का मीन निकाल लेंगे और मीन निकाल करके हम क्या करेंगे? बस मीन निकाल लेंगे. द डेल्टा OD ऑफ कॉन ए या फिर PHAM इज प्लॉटेड ऑन द ग्राफ फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टिमुलेशन इंडेक्स ऑफ T lymphocyte और T lymphocyte blastogenesis assay. The delta OD of mitogen LPS is plotted on separate graph for calculating the stimulation index of B lymphocyte blastogenesis. तो B lymphocyte के blastogenesis को देखने के लिए हमको LPS डालना पड़ा और कॉन ए या PHAM T lymphocyte के ऐसे के लिए blastogenesis के लिए हमको T lymphocyte के लिए कॉन ए और PHAM डालना पड़ा. तो इसका फाइनली हम OD मेज़र कर लेंगे. तो ये था अभी तक लिम्फोसाइट ब्लास्टोजेनेसिस ऐसे. इसके बाद आते हैं मैक्रोफेज फंक्शन टेस्ट. मैक्रोफेज फंक्शन टेस्ट आर डिटरमाइंड टू assess their ability to phagocytosis, phagocytose the particulate material or bactericidal activity. For the purpose, peripheral blood macrophages and polymorph nuclear cells or peritoneal macrophages are collected. तो ये कलेक्शन कैसे करेंगे हम आपको बता देते हैं. इसकी फेगोसाइटोज एक्टिविटी चेक करने के लिए पेरिफेरल ब्लड फेगोसाइटिक सेल्स कलेक्ट 5 ml ऑफ ब्लड इन द heparin vials and add equal amount of RPMI 1640 medium. Take 5 ml of histopapu 119 in a conical centrifuge tube and overlay blood media mixture or histopapu PACU 119 slowly. तो सबसे पहले हमें 5 ml ब्लड कलेक्ट करना है और उसमें हमें इक्वल अमाउंट ऑफ RPMI 1640 डालना है, मतलब 5 10 ml हो गया. फिर इसके अंदर 5 ml हमें हिस्टोपैप 119 डालना है और इसको स्लोली डालना है. इसके बाद इसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे ट्यूब को. द ट्यूब एट 400 RPM पर फॉर 10 to 15 minutes एंड कलेक्ट द अपर कॉम्पैक्ट जो ओपेक लेयर है उसको हम कलेक्ट कर लेंगे, विच कंटेन मोस्टली फेगोसिटिक सेल्स इंक्लूडिंग पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर एंड मोनोन्यूक्लियर सेल्स. द peritoneal macrophages are collected by injecting mineral oil
जैसे कि हम ये अपना मिनरल ऑयल आता है ना, खाने का तेल, नारियल तेल, इसको डाल देंगे पेरिटोनियम में इंट्रापेरिटोनियली, और उसको इंट्रापेरिटोनियल 2 to 3 days बिफोर द स्टार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट द एनिमल पोल्ट्री इज सेक्रीफाइड और अंडर एनेस्थीसिया पेरिटोनियल कैविटी इज ओपन्ड टू कलेक्ट द पेरिटोनियल फ्लूइड। तो वहाँ क्या है, मिनरल ऑयल से थोड़ा सा इरिटेशन होगा तो वहाँ पर मैक्रोफेजेस आएंगी, मैक्रोफेज को हम वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। One can also collect the peritoneal fluid from mouse or small animals. Similarly, the phagocytic cells in the peritoneal fluid are centrifuged to remove debris and are washed 3 times with the RPMI 1640 solution. तो उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, डेब्रिज रिमूव कर देंगे, फिर उसमें RPMI सॉल्यूशन डाल देंगे। द लाई और डेड सेल काउंट इज परफॉर्म्ड बाय यूजिंग ट्राइपेन ब्लू डाई एक्सक्लूजन मेथड एज डिस्क्राइब्ड। तो ट्राइपेन ब्लू डाई एक्सक्लूजन मेथड है, इससे हम लाई और डेड का काउंट निकाल लेंगे। देन एडजस्ट द डिजायर्ड कंसनट्रेशन ऑफ फेगोसिटिक सेल्स एज पर NBT रिडक्शन एसे और बैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ द सेल्स। तो इसके बाद हम इसके अंदर जो कंसनट्रेशन रहेगा फेगोसाइट्स का, उसको हम परफॉर्म करेंगे बाय NBT रिडक्शन एसे से। तो NBT रिडक्शन एसे या फिर बैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ द सेल्स से। तो ये हो गया हमारा मैक्रोफेज फंक्शन टेस्ट। अब आते हैं इसमें जो NBT है, यानी कि नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम टेस्ट है ना, NBT टेस्ट से हम इसका जो कंसनट्रेशन है कैसे उसको एडजस्ट करेंगे। तो उसके लिए आता है नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम टेस्ट। द फेगोसिटिक सेल्स आर इंक्यूबेटेड इन ए ट्यूब कंटेनिंग 0.3 ml 0.2% NBT इन PBS में NBT होगा 0.2%, इसका हमको लेना है सिर्फ 0.3 ml। फिर 0.2 ml सेल सस्पेंशन लेंगे हम, जो जिसमें 1 × 10⁻⁷ पर ml होगा। फिर 0.1 ml एक्टिवेटेड प्लाज्मा होगा, जिसमें 1 ml प्लाज्मा होगा, और 15 माइक्रोलीटर एंडोटॉक्सिन इंक्यूबेटेड इन 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स। तो इसमें ट्यूब के अंदर ये 3 चीज़ें डालेंगे, एक तो NBT डालेंगे, दूसरा हम जो सेल सस्पेंशन है वो डालेंगे, और तीसरा हम जो एक्टिवेटेड प्लाज्मा है, एक्टिवेटेड प्लाज्मा का मतलब होता है कि 1 ml प्लाज्मा और 15 माइक्रोलीटर एंडोटॉक्सिन डालेंगे। ठीक है, पहले से ये एक्टिवेटेड रहेगा क्योंकि इसको पहले से इंक्यूबेट कर चुके होंगे अपन। ये आइटम्स डालने के बाद में ट्यूब्स आर इंक्यूबेटेड इन द वाटर बाथ फॉर 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स। स्टॉप द रिएक्शन बाय एडिंग कोल्ड PBS। इसमें PBS जैसे डालेंगे कोल्ड तो 37 टेम्परेचर अपने आप खत्म हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूज द सेल सस्पेंशन एट 500 X पर फॉर 5 मिनट्स एंड डिस्कार्ड द सुपरनेटेंट। फिर इसके बाद रीसस्पेंड द सेल्स इन 0.5 ml PBS। फिर 0.5 ml में हम PBS में मिला लेंगे। पुट अ ड्रॉप ऑफ सेल सस्पेंशन ऑन क्लियर ड्राई ग्लास स्लाइड्स एंड मेक स्मेयर, है ना, इसकी स्मेयर बना लेंगे। ड्राई इन द एयर एंड फिक्स इन द मिथेनॉल फॉर 2 मिनट्स। तो 2 मिनट के लिए हम उसमें फिक्स कर लेंगे। काउंटर स्टेन द सेल विद द सेफ्रेनिन फॉर 2 मिनट्स एंड ड्राई एंड माउंट ऑन द DPX माउंटेंट। तो इसको हम देखेंगे। NBT पॉजिटिव सेल्स जो रहती है आर काउंटेड इन परसेंटेज, है ना। तो सेल्स विच कंटेन ब्लैक और ब्लू ग्रेन्यूल्स ऑफ NBT डाई इन द साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड एज NBT पॉजिटिव सेल्स। तो इसमें इंक्यूबेशन करने पर पता चल जाएगा कि जो नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम टेस्ट है उसमें सेल्स ने जो ब्लैक या ब्लू लिया कि नहीं लिया डाई। अब बैक्टीरियल एक्टिविटी, तो ये हो गया अपना फेगोसाइटोसिस के लिए। तो जो मैक्रोफेज फेगोसाइटोसिस करेगी वो नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम टेस्ट में नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम डाई का फेगोसाइटोसिस कर लेगी। ठीक है, अब बैक्टीरियल वो बैक्टीरिया मारती है कि नहीं मारती मैक्रोफेज, वो चेक करना है। तो टेक ए कल्चर ट्यूब एंड उसमें हमको 3 ml मैक्रोफेज सेल सस्पेंशन मिलाना पड़ेगा। फिर 1 ml स्टेफाइलोकोकस ऑरियस या फिर E. coli मिलाना पड़ेगा, है ना, 2 × 10⁻⁷ पर ml के अकॉर्डिंग, और 0.4 ml नॉर्मल एनिमल सीरम मिलाना पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ें मिल गई, मीडिया मिल गया, बैक्टीरिया आ गया, मैक्रोफेज आ गया। Incubated 37 degrees centigrade for 30 minutes in shaker. Stop the reaction by adding cold PBS. Centrifuge the cell suspension at 400 X for 2 to 3 minutes and discard the supernatant.
Wash the sediment for at least 3 times with HBSS and finally resuspend the cells in 4 ml HBSS. ठीक है, HBSS क्या हो गया? HBSS पढ़ लेना, HBSS जिसमें हमको रिसस्पेंशन बनाना है. ठीक है. Then incubate the cell suspension for 2 hours at 37 degree centigrade. अब collect 0.1 ml of cell suspension at the time of start of incubation. फिर 0.1 ml of cell suspension at 1 to 2 hours of incubation. फिर add 1 ml distilled water and disrupt the cells by vigorous pipetting. इसके बाद इसमें पानी डाल देना है. पानी डालने के बाद में डिस्टिल वाटर डालने के बाद में 10-fold डाइल्यूशन ऑफ टेस्ट ट्यूब बनाना है. फिर टेक 0.1 ml फ्रॉम ईच डाइल्यूशन एंड प्लेट इन ऑन द न्यूट्रिएंट अगार ऑन ट्रिप्टोज सोया अगार प्लेट पे इसको हमको इनोकुलेट करना है, इंक्यूबेट करना है ओवरनाइट के लिए. द डिस्क्रीट कॉलोनीज आर काउंटेड एंड काउंट ऑफ द बैक्टीरियल पर ml इज कैलकुलेटेड. तो फिर उसके बाद बैक्टीरियल काउंट कॉलोनी कंपेयर करना है. कंपेयर द बैक्टीरियल काउंट एट 0, 1 hour and 2 hours. Normally at 1 hour the phagocytic cells kills the 50 to 70% organisms after phagocytosis, but as the capacity of macrophages reduces the bacterial count is not much affected. अब आते हैं अपन DTH रिएक्शन पे. ये क्या होती है? एप्लीकेशन ऑफ एन एलर्जेन यानी एंटीजन इंट्राडर्मली इनटू previously sensitized animal results in hot and painful swelling at the site after 48 to 72 hours of injection. Microscopic examination of such skin section revealed the presence of heavy infiltration of mononuclear cells comprising mostly of lymphocytes. These are the manifestation of type 4 hypersensitivity reaction and are applied in the diagnosis of some chronic disease like tuberculosis, paratuberculosis and glanders. The cells involved in the reaction are T lymphocyte, macrophage, regulatory B cells and basophils. अभी एलर्जेंस 3 टाइप के होते हैं, ट्यूबरकुलिन, जॉनिन और मेलिन. केमिकल इसमें जो ऐड होता है वो होता है डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन और डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन, है ना, DNCB और DNFB, डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन और डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन. These are used for assessment of cell mediated immunity in experimental animal through DTH reaction. इनका यूज़ हम करते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के असेसमेंट के लिए. अब ट्यूबरकुलिन टेस्ट में क्या करते हैं? इन बोवाइन द ट्यूबरकुलिन इज इंजेक्टेड इन द स्किन ऑफ नेक. इन पोल्ट्री द ट्यूबरकुलिन इज इंजेक्टेड इन वेटल. जो उसकी वेटल होती है ना, कॉम्ब ऊपर होती है, वेटल नीचे होती है, तो नीचे में लगाते हैं. 0.1 ml ऑफ ट्यूबरकुलिन PPD इज इंजेक्टेड इंट्राडर्मली यूजिंग ट्यूबरकुलिन सिरिंज. तो डर्मिस में लगाते हैं ये. प्रायर टू ट्यूबरकुलिन इंजेक्शन स्किन शुड बी क्लीन्ड एंड शेव्ड विथ रेजर. द थिकनेस ऑफ स्किन फोल्ड इज मेजर्ड यूजिंग वर्नियर कैलिपर. तो स्किन का जो फोल्ड है उसको पहले वर्नियर कैलिपर से मेजर कर लेते हैं. द रिएक्शन इज रीड आफ्टर 74 hours ऑफ इंजेक्शन. पॉजिटिव रिएक्शन इज करेक्टराइज्ड बाय हॉट, रेड एंड पेनफुल स्वेलिंग विथ एन इंक्रीज इन डबल द नॉर्मल स्किन थिकनेस. तो नॉर्मल स्किन थिकनेस से भी डबल मिलती है, तो वो पॉजिटिव है. जॉनिन टेस्ट में क्या होते हैं? जॉनिन टेस्ट इज ऑल्सो डन लाइक दैट ऑफ द ट्यूबरकुलिन टेस्ट. इंस्टेड ऑफ ट्यूबरकुलिन फॉर जॉनिन टेस्ट either jonin or PPD is used. 0.1 ml of jonin is injected in clean and shaved skin of neck using tuberculin syringe. After 48 to 74 hours of injection of jonin, the thickness of skin of fold is measured using vernier caliper and compared with normal thickness of skin. 2-time increase in the thickness of the skin is considered positive for the jonin disease in animals. So jonin test और tuberculin test सेम है. मेलिन टेस्ट में क्या करते हैं? जस्ट लाइक ट्यूबरकुलिन, मेलिन इज डिराइव्ड फ्रॉम कॉजेटिव एजेंट ऑफ ग्लैंडर्स स्यूडोमोनास मेलियाई. फॉर द टेस्ट इंजेक्ट 0.2 ml मेलिन इंट्राडर्मोपाल्पेब्रली इन द स्किन ऑफ लोअर आईलिड कॉजिंग ट्यूबरकुलिन सिरिंज यूजिंग ट्यूबरकुलिन सिरिंज. कहाँ लगाना है हमको? इंट्राडर्मोपाल्पेब्रल है ना, साइड पे, इंट्राडर्मोपाल्पेब्रल साइड पे. The test is read for after 48 hours and a positive reaction is characterized by edema of eyelid. eyelid में edema हो जाएगा.
ब्लीफरोस्पाज्म होगा, है ना, मतलब बार बार जो आईलिड है उसमें स्पाज्म होगा। सीवियर पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस होगा, बहुत ज़्यादा पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस होगा विथ ऑकुलर डिस्चार्ज। तो इसका मतलब ये कि पॉजिटिव है। इसमें जो DNCB और DNFB इंड्यूस्ड DTH रिएक्शन है, इसका क्या मतलब हुआ? देखो, डायनाइट्रो क्लोरोबेंजीन और डायनाइट्रो फ्लोरोबेंजीन, DNCB और DNFB। द स्किन ऑफ एरिया to be tested is cleaned and shaved with the help of razor. About 1 centimeter cube, मतलब centimeter square area of skin is marked with a marker pen for the test. 0.2 ml of DNCB और DNFB यानी कि 10 मिलीग्राम पर ml का होता है ये, तो इसका केवल 0.25 ml लेना है। is injected in the marked area intradermally. The vesicle for DNCB or DNFB is used such as an another side part of skin to serve as control. दूसरी तरफ हमें इसको कंट्रोल के लिए एक और जगह लगाना है। The vesicle for DNCB and DNFB is used as such as another side or part of skin to serve as control. After 2 weeks, 2 सप्ताह बाद of sensitization, 0.2 ml of DNCB or DNFB is again injected intradermally on the same area of skin. ठीक है। vehicle है, the vehicle for the DNCB or DNFB is used. vehicle is applied similarly on control side of skin so as to compare the result. तो एक जगह अपने को DNFB या DNCB लगाना है और दूसरे के व्हीकल लगाना है, ऐसा। तो वो व्हीकल जो होता है कंट्रोल हो जाएगा। फिर अगली बार वापस से वही करना है 7 दिन बाद, व्हीकल 2 सप्ताह बाद व्हीकल वापस से लगाना है एज ए कंट्रोल, और वापस से जो DNFB है वो लगाना है। मेजर द थिकनेस ऑफ स्किन विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर एट 0, 12, 24, 36, 48 and 60 hours of post challenge. Examine the challenged area for erythema, induration, ulceration and escape formation. बस ये है, ये इसको कहते हैं DNCB और DNFB induced DTH reaction। ठीक है। Compare the skin thickness of DNCB DNFB applied area with that of control area, ऐसा आप मेजरमेंट कर लेंगे। तो ये हो गया। अब आते हैं गामा ग्लोबुलिन इन सीरम में हमें गामा ग्लोबुलिन का टेस्ट करना है। टेक 5.7 ml अमोनियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड जो कि 19.5% एंड 2.03% रिस्पेक्टिवली होते हैं। अमोनियम सल्फेट होता है 19.5% और सोडियम क्लोराइड होता है 2.03%। In a centrifuge tube and overlay 0.3 ml of clear serum on it. उसमें मतलब हमें 5.7 ml ये लेना है मटेरियल, अमोनियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, और उसमें हमें डालना है 0.3 ml क्लियर सीरम। तो मिक्स जेंटली एंड कीप द मिक्सचर ऑन आइस बाथ फॉर 15 मिनट एंड सेंट्रीफ्यूज एट 1250 RPM फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट तक हमको इसको सेंट्रीफ्यूज करना है। ठीक है। Dissolve the precipitate in 0.2 ml normal saline solution and repeat the process of precipitation. Finally, dissolve all the precipitates in 2 ml normal saline solution and add 5 ml biurate reagent. Keep the mixture for 10 minutes at room temperature. Read the optical density at 555 nanometer using a spectrophotometer अगेंस्ट द कंट्रोल टू नॉर्मल सलाइन। देखो, नॉर्मल सलाइन को इधर आप कंट्रोल में रखोगे और इधर आपका जो सीरम है जिसमें गामा ग्लोबुलिन्स होंगे, एक्चुअल में गामा ग्लोबुलिन्स अमोनियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड की जो मिक्सचर है उसके साथ में प्रेसिपिटेट होता है। तो इस प्रेसिपिटेशन को हम चेक करेंगे विथ कंट्रोल ऑफ नॉर्मल सलाइन। ठीक है, ये होता है गामा ग्लोबुलिन इन सीरम, इसका ऐसे। अब एंटीबॉडी टाइटर का मेज़रमेंट कैसे करते हैं? तो एंटीबॉडी टाइटर का मेज़रमेंट करते हैं बाय यूजिंग एलाइज़ा। एलाइज़ा क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे
is widely applicable and acceptable test for determination of antibody titer in the serum. पहला। दूसरा क्या है, एंटीबॉडी टाइटर के अलावा फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी इन द सीरम टेक पॉलीस्टीरीन 96 वेल राउंड बॉटम और फ्लैट बॉटम माइक्रोटाइटर प्लेट एंड कोट द वेल विथ 100 माइक्रोलीटर ऑफ एंटीजन डाइल्यूटेड इन कोटिंग बफर। तो कोटिंग बफर के साथ जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्लैट बॉटम प्लेट ले लेंगे माइक्रोटाइटर की जिसमें 96 वेल्स होंगे और उसको हम कोट करेंगे 100 माइक्रोलीटर ऑफ एंटीजन से, जो कि कोटिंग बफर से, मतलब कोटिंग बफर होता है वो उसको कोट कर देगा, सबसे नीचे एंटीजन आ जाएगा। सबसे पहला काम एंटीजन डालने का। कीप द प्लेट एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड ओवरनाइट आफ्टर कवरिंग इट विथ एल्यूमिनियम फॉइल और इन द पॉलीथीन। तो आप इसको कवर करके रख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, वॉश द प्लेट 3 times 5 मिनट ईच विथ वॉशिंग सॉल्यूशन and tape the plate after each washing against any soft paper towel to get rid of any unabsorbed material in the well। तो एंटीजन कोट हो गया, फिर भी हम इसकी वॉशिंग करेंगे वॉशिंग सॉल्यूशन से ताकि जितना भी अनवांटेड मटेरियल जो कोट नहीं हुआ है वो हट जाए। फिर टू ब्लॉक द अनसेचुरेटेड साइट ऑफ पॉलीस्टीरीन वेल्स 5% skimmed milk और 2% bovine serum albumin or 1% gelatin in washing solution is used। Add 100 microliter of blocking solution in each well and keep it for at least 1 hour for 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब जो जगह खाली रह गई है उसको ब्लॉक करना पड़ेगा। उसकी ब्लॉकिंग के लिए या तो हम 5% स्किम्ड मिल्क यूज़ करते हैं या फिर 1% जिलेटिन यूज़ करते हैं और या फिर हम जो 2% बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन यूज़ करते हैं। तो हम उस जगह को ब्लॉक कर देंगे। एंटीजन हो गया, बाकी जगह ब्लॉक हो गई। अब आते हैं आगे, वॉश एंड टेप द पॉलीस्टीरीन प्लेट 3 times एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर। तो जैसे हमें वॉशिंग बफर से वॉश करना है वैसे वॉश कर लेंगे। अप्लाई 100 माइक्रोलीटर ऑफ अप्रोप्रिएटली डाइल्यूटेड सीरम इन द डुप्लीकेट वेल्स एंड कीप द प्लेट एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 hours। तो अब हमें क्या करना है, उसमें डाइल्यूटेड सीरम डालना है। तो डाइल्यूटेड सीरम डालेंगे हम डुप्लीकेट वेल्स में, एक इधर के वेल में एक उधर के वेल में। वॉश एंड टेप द पॉलीस्टीरीन प्लेट 3 times। वापस से वॉशिंग करेंगे हम 2 घंटे के बाद, फिर वॉशिंग करेंगे। फिर वॉशिंग के बाद में क्या करेंगे, एड 100 माइक्रोलीटर ऑफ एप्रोप्रिएट डाइल्यूटेड एंटी स्पीशीज IgG peroxidase conjugate in each well and incubate the plate at 1 hour at 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सीरम हमने डाल दिया। सीरम में बेसिकली क्या होती है, एंटीबॉडी होती है। अब एंटीबॉडी के अगेंस्ट में एंटी स्पीशीज IgG जो होगा ना, जो पेरोक्सिडेज कॉन्जुगेटेड होगा पहले से, वो हम डाल देंगे। ठीक है। अब इसमें नोट क्या करना है और 1 घंटे के लिए रख देंगे। नोट क्या करना है, इफ़ एंटीबॉडी टाइटर इज़ टू बी डिटरमाइन द केटल कॉन्जुगेट शुड बी एंटी बोवाइन IgG पेरोक्सिडेज कॉन्जुगेट। ठीक है। अब अगर एंटीबॉडी टाइटर इज टू डिटरमाइन फॉर पोल्ट्री तो जो कॉन्जुगेट होगा वो शुड बी एंटी चिकन IgG पेरोक्सिडेज कॉन्जुगेट होगा। एंटीबॉडी टाइटर टू डिटरमाइन द माइस, अगर माइस का एंटीबॉडी टाइटर डिटरमाइन करना है तो एंटी माउस IgG पेरोक्सिडेज कॉन्जुगेट होगा। वॉश एंड टेप द प्लेट 3 times। इसको वापस से वॉशिंग करना है। फिर अप्लाई 100 माइक्रोलीटर सबस्ट्रेट यानी OPD इन ईच वेल एंड नोट द टाइम। स्टॉप द रिएक्शन विद इन 30 minutes बाय यूजिंग 1N सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। तो 1N सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। और इसके पहले हमको उसमें OPD डालना है यानी सबस्ट्रेट डालना है, क्योंकि कॉन्जुगेट से सबस्ट्रेट मिक्स होगा और कलर देगा। अब इस कलर को हम कैसे चेक करेंगे, तो रीड द एब्जॉर्बेंस ऑन एलाइजा रीडर एट 492 नैनोमीटर। कैलकुलेट एलाइजा वैल्यू dividing the OD of test samples with that of the negative control। तो एलाइजा वैल्यू निकालेंगे OD ऑफ टेस्ट की क्या OD है और OD ऑफ नेगेटिव कंट्रोल कितना है, उससे एलाइजा की वैल्यू निकल जाएगी। यदि एलाइजा की वैल्यू 2 more than 2 है देन इट इज़ कंसिडर सिग्निफिकेंट एंड हैज़ डायग्नोस्टिक वैल्यू, है ना। अब नोट क्या करना है, फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेरियस आइसोटाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक IgA, IgM, IgG the procedure of ELISA will be remain same as described above except the type of conjugate which should be as follows। क्या रहेगा,
for detection of the level of IgA in the serum, fluid or milk or any other secretion, use anti-species IgA peroxidase conjugate. The titer of IgM are measured in the serum by using anti-species IgM peroxidase conjugate. मतलब इधर IgA है तो IgA का एंटी IgA peroxidase conjugate लेना है, इधर IgM है तो इधर एंटी-स्पीशीज IgM peroxidase conjugate लेना है. तो ये था अभी तक का एलाइज़ा. अब एलाइज़ा के बाद आते हैं डॉट इम्यूनो बाइंडिंग एसे पे. डॉट इम्यूनो बाइंडिंग एसे है ना, इसको हम DIA भी कहते हैं. तो DIA डॉट इम्यूनो बाइंडिंग एसे DIA इज़ यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टेस्ट फॉर प्लेट एलाइज़ा. अगर आपको प्लेट एलाइज़ा नहीं लगाना है तो आप सिर्फ डॉट एलाइज़ा लगा लो. इसको हम कहते हैं डॉट DIA, डॉट इम्यूनो बाइंडिंग एसे. The basic principle of DIA and ELISA is same. In the DIA in place of polystyrene plate हम यूज़ करते हैं nitrocellulose strip. It involves the direct application of antigen on nitrocellular bound to a plastic surface and detection of antigen antibody complex by development of colored dot using chromogenic substrate. है ना, उसमें एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, और उसमें हम कलर्ड डॉट यूजिंग क्रोमोजेनिक सब्सटेंस उसमें डाल देते हैं. द प्रोसीजर टू परफॉर्म DIA फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एंटीबॉडी टाइटर एज फॉलोज. सबसे पहले क्या करेंगे, टेक डिपिस्टिक एंड वॉश इन PBS. टेक डिपिस्टिक एंड वॉश इन PBS फॉर 1 to 2 minutes एंड ड्राई इन द एयर. तो प्लेस ए ड्रॉप ऑफ एंटीजन इन द मिडिल ऑफ द डिपिस्टिक. बेसिकली नाइट्रोसेलुलोज है तो उसको हम डिपिस्टिक को अच्छे से वॉश कर लेंगे PBS से. वॉश करने के बाद 1 to 2 माइक्रोलीटर हम इसमें एंटीजन डाल देंगे मिडिल में, और डालने के बाद में लीव कर देंगे, छोड़ देंगे उसको. द डिपिस्टिक फॉर फ्यू मिनट्स एट रूम टेम्परेचर फॉर ड्राइंग एंड देन प्लेस द डिपिस्टिक एट 5. उसके बाद में जो बची हुई जगह उसको ब्लॉक करने के लिए वही 5% स्किम्ड मिल्क, 2% VSA इन PBS ट्विन एट 37 फॉर 1 hour फॉर ब्लॉकिंग कर देंगे. फिर वॉश करेंगे हम इसको डिपिस्टिक को, ठीक है, 2 to 3 times. तो 1 घंटे इनक्यूबेट करने के बाद में जब सब ब्लॉक हो जाएगा तो हम वॉशिंग कर देंगे. वॉशिंग करने के बाद में प्लेस द डिपिस्टिक इन ऑप्टिमली डाइल्यूटेड सीरम सैंपल इन PBS ट्विन एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 hour. अब इसके अंदर हम सीरम सैंपल डाल देंगे. सीरम सैंपल को हम PBS सैंपल जो PBS ट्विन में रहेगा और वो उसको हम 1 hour के लिए फिर इंक्यूबेट कर देंगे. फिर वापस से हम वॉशिंग कर देंगे PBS ट्विन से 2 to 3 times. फिर उसके बाद इसमें हम एंटी स्पीशीज़ IgG peroxidase conjugate फॉर 30 minutes एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड वापस डाल देंगे. फिर इसके बाद वॉश द डिपिस्टिक्स इन PBS ट्विन 3 times 2 to 3 days ईच. फिर वापस से वॉशिंग कर देंगे. बराबर है. वॉशिंग करने के बाद में प्लेस द डिपिस्टिक इन द क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट. क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट यहाँ पर क्या होता है, डायमिनो बेंजीडीन टेट्राहाइड्रोक्लोराइड. डायमिनो बेंजीडीन टेट्राहाइड्रोक्लोराइड 0.5 milligram per ml, 0.5 milligram per ml containing 1 microliter per ml 30% हाइड्रोजन पेरोक्साइड. यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है डायमिनो बेंजीडीन टेट्राहाइड्रोक्लोराइड में, जिसमें 1 माइक्रोलीटर पर ml 30% हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है. A positive reaction is characterized by development of brown dot at the site of antigen deposition. Dot appears within a minute and the reaction can be stopped by washing the dipstick in running tap water. तो बस अब आप यहाँ पर अगर आपको ब्राउन कलर मिल जाए तो आप इसको वॉशिंग कर दो और रोक दो. The dipstick are dried and can be stored in a polythene bag for a longer period. ठीक है. नोट करना है इसमें, यूज़ सेपरेट डिपिस्टिक्स फॉर ईच डाइल्यूशन इफ़ द एंटीबॉडी टाइटर इज़ मेजर्ड. अगर आपको IgA के लिए यूज़ करना है तो वही है सेम, एंटी स्पीशीज़ IgA ले लो, IgM के लिए एंटी स्पीशीज़ IgM ले लो, IgG के लिए एंटी स्पीशीज़ IgG ले लो, IgG पेरोक्सिडेज कॉन्जुगेट ले लो, है ना. IgA के लिए IgA पेरोक्सिडेज कॉन्जुगेट, एंटी स्पीशीज़ IgM पेरोक्सिडेज कॉन्जुगेट, और IgG के लिए एंटी स्पीशीज़ IgG पेरोक्सिडेज कॉन्जुगेट. तो ये हो गई हमारी DIA. अब नेक्स्ट टेक्निक है हमारी इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेक्निक. ठीक है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेक्निक पढ़ लेते हैं. इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेक्निक IFT आर यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीजन इन द सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स
using either smear or section. Now next technique is the immunofluorescence technique. Immunofluorescence technique, that is the IFT, are used for detection of antigen in the cells, tissues, organs using either smears or sections. ठीक है, this is considered as one of the confirmatory test in many infectious disease of man and animals. तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेक्निक जो है उसका यूज़ करते हैं एंटीजन डिटेक्शन में, जो कि सेल्स के अंदर होता है, टिश्यू के अंदर होता है या ऑर्गन के अंदर होता है। तो इसके लिए उसका एक स्मेयर बनाते हैं या सेल का सेक्शन लेते हैं, ठीक है, या ऑर्गन का सेक्शन लेते हैं। फॉर एग्जांपल IFT इज़ बीइंग यूज्ड एज कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ रेबीज इन एनिमल्स एंड मैन। यूजिंग IFT, एंटीजन कैन बी demonstrated in the tissue section, biopsy material, cells, exfoliated cells, impression smears, scraping cells, etc. It is used to identify various subset of T and B lymphocytes using monoclonal marker. Formalin fixed tissue section can also be used after digestion with proteolytic enzymes to get better results. This test is simple, rapid, and quite sensitive, but requires a fluorescent microscope. The following two procedures, direct or indirect, are routinely used in immunofluorescence. तो डायरेक्ट मेथड में क्या है? प्रिपेयर स्मेयर टिश्यू सेक्शन, स्क्रैपिंग सेल्स ऑन ए क्लीन ग्लास स्लाइड, फिक्स द स्मेयर इन द चिल्ड एसीटोन और मिथेनॉल, अप्लाई प्राइमरी एंटीबॉडी डायरेक्टेड अगेंस्ट a specific antigen to be detected and conjugated with fluorescein isothiocyanate dye for 30 minutes at room temperature. Wash the slide in PBS for 2 to 3 minutes. Mount the slide in 50% buffered glycerol and examine under fluorescent microscope. तो जो भी एंटीजन है उसको डिटेक्ट करने के लिए सबसे पहले उसके ऊपर कोटिंग करेंगे एंटीबॉडी की, प्राइमरी एंटीबॉडी, और उस जो भी स्पेसिफिक एंटीजन है वो पहले से ही इसके ऊपर रहेगा। एंटीबॉडी की कोटिंग करेंगे और उस एंटीबॉडी में माउंट द स्लाइड इन 50% बफर ग्लिसरॉल एंड एग्जामिन द फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप। तो जो एंटीबॉडी है वो उसमें पहले कॉन्जुगेट रहता है, तो इजीली वो फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है। इनडायरेक्ट मेथड में क्या है? प्रिपेयर स्मेयर टिश्यू सेक्शन, स्क्रैप सेल्स ऑन द क्लीन ग्लास स्लाइड, फिक्स द स्मेयर इन द एसीटोन और मिथेनॉल, अप्लाई प्राइमरी एंटीबॉडी ऑन द slide for 30 minutes at room temperature, then wash in PBS 3 times to 5 times, then apply secondary antibody directed against a species of primary antibody. That is, if primary antibody raised in the rabbit, then secondary antibody should be anti-rabbit, that is IgG conjugate with FITC dye for 30 minutes at 37 degrees centigrade. Wash in PBS 3 times to 5 times each. Mount the slide in buffer glycerol एंड एग्जामिन अंडर फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप। तो इसमें 2 एंटीबॉडीज़ का यूज़ हो गया। सबसे पहले एंटीजन लगा, फिर एक एंटीबॉडी लगी, फिर उसके ऊपर एक एंटीबॉडी लगी। ठीक है, ये है फ्लोरेसेंट टेक्निक। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों होती है। इसके बाद आते हैं इम्यूनोपेरोक्सीडेज टेक्निक पर। इसको IPT बोलते हैं। इम्यूनोपेरोक्सीडेज टेक्निक आर यूज्ड फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एंटीजन इन टिश्यूज़, type of lymphoid cell, T cell or B cell, and specific antibody producing cell। तो जो भी एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स होती है उसके डिटेक्शन के लिए या T या B सेल्स के डिटेक्शन के लिए इसका यूज़ करते हैं। द टेक्निक आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ELISA एंड FIT एंड रिक्वायर peroxidase labeled antibody to react with the antigen present in the tissue, which are detected by developing a color using chromogenic substrate, डायमिनोबेंजीडीन टेट्राहाइड्रोक्लोराइड। तो इसमें हम डायमिनोबेंजीडीन टेट्राहाइड्रोक्लोराइड एक कॉन्जुगेट है, डायमिनोबेंजीडीन टेट्राहाइड्रोक्लोराइड एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है, इसको यूज़ करते हैं। द स्लाइड प्रिपेयर्ड बाय दिस टेक्निक आर
are of permanent in nature and can be stored for years. The color developed is seen by using ordinary microscope and hence does not require any expensive equipment like fluorescent microscope. This technique is also useful in studying the role of dual infectious using previous paraffin blocks. तो द रोल ऑफ ड्यूअल इन्फेक्शियस यूजिंग द प्रीवियस पैराफिन ब्लॉक्स, तो ये टेक्निक का हम यूज़ पैराफिन ब्लॉक्स के ऊपर भी कर सकते हैं. द मेन डिसएडवांटेज ऑफ इम्यूनोप्रोक्सीडेस टेक्निक इज प्रेजेंस ऑफ एंडोजिनस प्रोक्सीडेस present in various cells like leukocytes which may give false positive result. तो इसमें क्या है, एंडोजिनस प्रोक्सीडेस नॉर्मली बैक्टीरिया के मतलब सेल्स के अंदर भी होता है, इसलिए फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शन भी दे सकता है. टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम बिफोर अप्लाइंग प्राइमरी एंटीबॉडी द एंडोजिनस प्रोक्सीडेस शुड बी रिमूव्ड एंड वन शुड ऑलवेज कीप कंट्रोल साइड फॉर कंपेरेटिव स्टडीज़. तो इसके साथ में कंट्रोल भी एक रख लिया जाता है और इसको रिमूव कर दिया जाता है प्रोक्सीडेस को, जो एंडोजिनस प्रोक्सीडेस होता है. तो इम्यूनोप्रोक्सीडेस टेक्निक जो है IPT, वो पहला इसमें ये है कि इसको प्लेन माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है. दूसरा ये है कि इसमें इस स्लाइड में इसको हम करते हैं तो स्लाइड को हम सालों तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं. तीसरा एडवांटेज ये है कि इसमें जो पैराफिन ब्लॉक्स हैं उसमें कोई इन्फेक्शियस एजेंट है तो उसको भी देखा जा सकता है. इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें एक्चुअल में प्रोक्सीडेस यूज़ होता है. तो बेसिकली प्रोक्सीडेस नॉर्मली जो सेल्स हैं उसमें भी होता है, तो ये कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शन दे देता है. इसके अंदर जो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है वो हम डायएमिनोबेंजीडीन टेट्राहाइड्रोक्लोराइड यूज़ करते हैं. अब आगे चलते हैं. इन दिस टेक्निक टिश्यू आर प्रिजर्व्ड इन द फॉर्मल saline or buffered formalin. However, to have a better contrast, formol sublimate fixative is used. Which can be prepared by mixing 9% saturated mercury chloride and 1 part commercial formaldehyde. तो इस टाइप से ये फॉर्मोल सब्लिमेट फिक्सेटिव का यूज़ करते हैं अपन. Tissue are fixed in formal sublimate for 24 hours and then fixative is replaced with 80% ethanol. तो इसके बाद में फिक्सेटिव को रिप्लेस करके 80% इथेनॉल डालते हैं तो वो रिप्लेस हो जाता है फिक्सेटिव. इन एडिशन टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड सेवरल मॉडिफिकेशन ऑफ IPT हैव बीन डिस्क्राइब्ड. अब सबसे पहले एंटीजन डिटेक्शन करना है तो कैसे करेंगे. इसमें पैराफिन एम्बेडेड टिश्यू सेक्शन of 4 to 5 micron thickness are prepared from tissues as described elsewhere using standard histopathological procedure. The slides of tissue section are dried in incubator or at room temperature and are proceeded as under. Slide are generally warmed on hot plate, spirit lamp and are placed in xylene first for 10 to 15 minutes in order to remove the paraffin. तो xylene से क्या होता है, पैराफिन सारा का सारा रिमूव हो जाता है. Thereafter the slides are placed in xylene second for 10 to 15 minutes and xylene plus ethanol 1:1 ratio for 10 minutes. तो xylene से सारा का सारा टिश्यू वो जो है पैराफिन वो रिमूव हो जाता है. Hydration of tissue section is done in descendant series of ethanol, absolute ethanol 95%, 90%, 80%, 70% इथेनॉल फॉर 5 मिनट इन ईच डाइल्यूशन. तो अब इसमें हमको वापस से हाइड्रेशन करना है टिश्यू के अंदर, वापस से हमको वाटर लेकर आना है. तो हम इथेनॉल के 95% से शुरू करेंगे, फिर 90% में जाएंगे, फिर 80% में जाएंगे, 70% में जाएंगे, ऐसे करके रिड्यूस करते जाएंगे फॉर 5 मिनट्स. इसके बाद क्या करेंगे, स्लाइड्स आर फाइनली टेकन इन द वाटर फॉर क्लीनिंग. इसके बाद हम इसको पानी में ले लेंगे, पूरा क्लीन कर लेंगे. वेयर एक्स्ट्रा वेक्स एंड सेक्शंस आर रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ मसलिन क्लॉथ्स एंड फिंगर टिप्स. द स्लाइड्स आर देन वॉश्ड इन क्लीन टेप वाटर. इफ द टिश्यू आर फिक्स्ड इन द फॉर्मल सब्लिमेट देन रिमूव द मर्क्यूरी क्लोराइड डिपॉजिट्स फ्रॉम द टिश्यूज. फॉर दिस पर्पज द स्लाइड्स आर केप्ट इन द ग्राम्स आयोडीन फॉर 5 मिनट्स फॉलोड बाय immersions in 0.5% sodium thiosulfate solution for 5 minutes. The slides are washed in 0.2 mPbS for few minutes. अगर इसके ऊपर फिर भी थोड़ा बहुत
फॉर्मोल सब्लिमेट प्रिजर्वेटिव लगा हुआ है, तो फॉर्मोल सब्लिमेट प्रिजर्वेटिव को रिमूव करने के लिए सबसे पहले मर्क्यूरी क्लोराइड सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राम साइडिन सॉल्यूशन में डालेंगे और मर्क्यूरी क्लोराइड वगैरह रिमूव करेंगे, और इसके बाद में 0.5% सोडियम थायोसल्फेट में डालेंगे। तो उससे क्या होगा, ये जो अपना फॉर्मोल सब्लिमेट है ये रिमूव हो जाएगा। The endogenous peroxidase is quenched by placing the slide in 0.01% periodic acid solution for 10 minutes, followed by 0.003 m sodium borohydrate solution for 30 minutes. तो जो अंदर एंडोजिनस पेरोक्सिडेज होता है ना, उसको भी रिमूव करना पड़ता है। उसको रिमूव करने के लिए हम पीरियोडिक एसिड सॉल्यूशन 0.01 m में रखेंगे, और उसके बाद में हम 10 मिनट के लिए, और इसके बाद में हम 0.003 m सोडियम बोरोहाइड्रेट में रखेंगे, इसमें भी 30 मिनट के लिए रखेंगे। फिर इसके बाद में हम 0.2% PBS से अच्छे से वॉश कर लेंगे। नाउ स्लाइड्स आर रेडी फॉर एप्लीकेशन ऑफ प्राइमरी एंटीबॉडी डायरेक्टेड अगेंस्ट एंटीजन। द प्राइमरी एंटीबॉडी इज अप्लाइड इन ऑप्टिमम डाइल्यूशन for 24 hours at 4 degree centigrade. The slides are then washed in 0.2 mpbs 3 times of 5 minutes each. तो अब इसके ऊपर हम एंटीबॉडीज़ डाल दी हमने, है ना। वो एक्चुअल में सेल क्या है, एंटीजन है, उस पर हमने एंटीबॉडी डाल दी। एंटीबॉडी डालने के बाद में, प्राइमरी एंटीबॉडी डालने के बाद में हमने उसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे 24 आवर्स के लिए रख दिया। The slides are now kept in optimally diluted secondary antibody conjugated with peroxidase for 2 hours at room temperature. अब जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है उसमें पहले से ही पेरोक्सिडेज लगा हुआ है, कॉन्जुगेटेड है पेरोक्सिडेज से, तो उसको हमने 2 आवर्स के लिए रूम टेम्परेचर पे रख दिया। द सेकेंडरी एंटीबॉडी शुड बी डायरेक्टेड अगेंस्ट द स्पीशीज of primary antibodies. If the primary antibody is raised in the rabbit, the secondary antibody should be anti-rabbit IgG peroxidase conjugate. Therefore, the slide are washed in 0.2 mpbs thrice for 5 minutes. तो जो सेकेंडरी वाली हम जो एंटीबॉडीज डाल रहे हैं, वो अगर पहली प्राइमरी वाली रेबिट्स में रेस की हुई है, तो सेकेंडरी वाली भी हमको रेबिट में ही रेस करना पड़ेगी। The slides are then kept in freshly prepared 0.05 diaminobenzidine tetrahydrochloride in PBS containing 0.01 hydrogen peroxide for 5 minutes and wash the slides in running tap water for 5 minutes to stop the reaction. अब इसमें पहले से ही जो है सेकेंडरी एंटीबॉडी में पेरोक्सिडेज लगा हुआ है, तो कॉन्जुगेटेड है वो, तो पेरोक्सिडेज पर हमें क्रोमोजेनिक सब्सटेंस डालना है, और क्रोमोजेनिक सब्सटेंस जो है वो डायएमिनोबेंजीडीन टेट्राहाइड्रोक्लोराइड है। इसको हम डालेंगे 0.01% के हिसाब से, और इसके बाद में इसमें हम जिसमें कि पहले से ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड 0.01% मिला हुआ है, ये डाल करके हम इसको फिर बाद में वॉश कर लेंगे रनिंग टेप वाटर में। देन स्लाइड्स आर डिहाइड्रेटेड इन असेंडिंग सीरीज ऑफ इथेनॉल। फिर इसको हम वापस से इसको अभी तक हाइड्रेट कर दिया, अब इसको वापस से डिहाइड्रेट करेंगे, तो 70%, फिर 80%, 90%, फिर 95% एब्सोल्यूट इथेनॉल में डाल करके फिर 5 मिनट तक के लिए रखेंगे। देयर आफ्टर स्लाइड्स आर केप्ट इन एब्सोल्यूट इथेनॉल प्लस ज़ाइलिन मिक्सचर 1:1 फॉर 5 मिनट। ज़ाइलिन फर्स्ट में डालेंगे, फिर ज़ाइलिन सेकेंड में डालेंगे फॉर 10 to 15 मिनट्स फॉर ईच क्लीनिंग। Finally, the slides are mounted with cover slip using DPX mounting and placed in incubator for 2 to 4 hours for drying. The slides are examined under light microscope. The presence of antigen is characterized by the brown to red colored cells under a light blue background. तो इसमें कैसा दिखेगा एंटीजन, ब्राउन से रेड कलर का दिखेगा इन ब्लू बैकग्राउंड। लाइट ब्लू बैकग्राउंड में डार्क ब्राउन दिखेगा से रेड दिखेगा, ठीक है। कंपेयर द रिजल्ट्स विद द कंट्रोल स्लाइड फॉर प्रॉपर इंटरप्रिटेशन। अब इसके बाद में हम इन्यूमरेशन ऑफ टी एंड बी सेल्स का मेथड देखते हैं। फॉर द इन्यूमरेशन ऑफ टी एंड बी सेल्स 3 सेट ऑफ स्लाइड्स हैविंग सेक्शन ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ सेक्शन द स्मेयर ऑफ पेरिफेरल लिम्फ ब्लड
Peripheral blood lymphocytes or immersion smear of lymph nodes or spleen can be used. मतलब हम ये भी ले सकते हैं. The slides or tissue section that is 4 to 5 micron thick are dried in incubator or room temperature. The slides are slightly warmed at hot plate spirit lamp and are placed in xylene first for 15 minutes. Therefore, the slides are kept in xylene second for 10 to 15 minutes. देन xylene एंड एब्सोल्यूट अल्कोहल में इसको रखेंगे. तो ऐसा करेंगे तो जितना भी वैक्स होता है वो सारा का सारा रिमूव हो जाएगा. अब हाइड्रेशन करेंगे तो हाइड्रेशन वैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे इथेनॉल के 95 फिर 90 फिर 80 फिर 70%. फिर स्लाइड को हम लास्ट में वाटर में डाल के सारा वैक्स रिमूव कर लेंगे और टेप वाटर में रनिंग टेप वाटर में इसको ले लेंगे स्लाइड को. फिर वही मर्क्यूरी क्लोराइड को रिमूव करने के लिए ग्राम साइडिन सॉल्यूशन डालेंगे और जैसा हमने पहले किया था. फिर इसके बाद में इसमें जो एंडोजेनस पेरोक्सिडेज है उसको रिमूव करने के लिए भी सेम मेथड यूज़ करेंगे जैसा पहले किया था. नाउ द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ड्राइव्ड अगेंस्ट टी एंड बी लिम्फोसाइट सबसेट्स आर टू बी अप्लाइड ऑन इस स्लाइड. तो हर स्लाइड पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो कि टी और बी से डायरेक्टेड होगी उसी को डालेंगे. फॉर दिस सेपरेट सेक्शन स्लाइड टू बी यूज्ड फॉर ईच टी एंड बी लिम्फोसाइट सबसेट एंड कीप द स्लाइड्स एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 24 hours. Thereafter wash the slide in 2.2 mpbs thrice for 5 minutes each. इसके बाद pbs में वॉश कर लेंगे. अप्लाई सेकेंडरी एंटीबॉडी. अब इस सेकेंडरी एंटीबॉडी में क्या होता है, दैट इज़ द एंटी माउस IgG peroxidase conjugate in appropriate dilution for 2 hours at room temperature. वॉश द स्लाइड. अभी इस पर हमने क्या करा, एक प्राइमरी एंटीबॉडी डाल दी. प्राइमरी एंटीबॉडी जो डाली उसमें मतलब हमने पहले एंडोजेनस पेरोक्सिडेज साफ़ कर लिया. उसको साफ़ करने के बाद में हमने उसके ऊपर प्राइमरी एंटीबॉडी डाल दी. प्राइमरी एंटीबॉडी के बाद हमने उसको वॉशिंग कर दी. फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी एंटी माउस IgG पेरोक्सिडेज डाली. इसके बाद इसको हमने 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे रखा और इसके बाद वापस से वॉशिंग कर ली. तो ये प्राइमरी सेकेंडरी एंटीबॉडी इस पर एडर हो गई. द स्लाइड्स आर नाउ प्लेस्ड इन सबस्ट्रेट सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.05 डायमिनोबेंजीडीन tetrahydrochloride in PBS along with 0.01% hydrogen peroxide for 5 minutes. है ना. अभी हमने इस पर जो कलर्ड सबस्टेंस है सबस्ट्रेट है वो हमने डाल दिया. डायमिनोबेंजीडीन टेट्राहाइड्रोक्लोराइड इसको हमने डाल दिया. इसके बाद इसको हमने रनिंग टेप वाटर में वॉश कर लिया. काउंटर स्टेन द स्लाइड इन हैरीज हेमेटॉक्सिलिन फॉर 5 मिनट. तो ये तो स्टेन कर दिया. अब इसमें हमने काउंटर स्टेन भी डाल दिया. काउंटर स्टेन इसमें क्या है, हैरीज हेमेटोजाइलिन फॉर 5 मिनट. डिफ्रेंशिएट इन एसिड अल्कोहल बाय जस्ट 1 dip एंड ब्लीच्ड इन अमोनिया वाटर बाय डिपिंग फॉर 1 to 2 seconds. वॉश द स्लाइड इन रनिंग टेप वाटर. अब इसके बाद में इसमें वो हमने पहले नहीं किया जो हमने इसमें किया, जो इन्यूमरेशन ऑफ TNB सेल्स के लिए हम कर रहे हैं. ये एक एक्स्ट्रा स्टेप हो गई एंटीजन डिटेक्शन के लिए इम्यूनोपेरोक्सिडेज टेक्निक में. तो एंटीजन डिटेक्शन में हमने ये नहीं किया था जैसा हमने इन्यूमरेशन ऑफ TNB सेल के लिए किया. वो ये है कि इस स्टेप में हमने हैरीज हेमेटोजाइलिन का यूज़ किया है फॉर 5 minutes. डिफ्रेंशिएट इन एसिड अल्कोहल बाय जस्ट 1 dip. फिर एसिड अल्कोहल में एक डिप दिया उसका और उसके बाद में हमने ब्लीच किया अमोनिया से और उसके बाद में रनिंग टेप वाटर में हमने डाल दिया. डिहाइड्रेशन इज़ डन इन असेंडिंग सीरीज. वापस से हमने डिहाइड्रेशन करा वही वैसे ही अल्कोहल से 70, 80, 90 फिर 95% फिर एब्सोल्यूट इथेनॉल में करा फॉर 5 minutes. देन स्लाइड आर केप्ट इन एब्सोल्यूट इथेनॉल प्लस जाइलिन 1:1 के डाइल्यूशन में. जो सॉल्यूशन है उसमें 5 मिनट के लिए रखा. फिर क्लीनिंग इज डन इन जाइलिन फर्स्ट एंड सेकेंड बाय प्लेसिंग द स्लाइड फॉर 10 to 15 minutes. अब क्या करेंगे, स्लाइड्स आर माउंटेड इन DPX यूजिंग वही कवर स्लिप के साथ DPX सॉल्यूशन लगाएंगे. एग्जामिन द स्लाइड्स फॉर प्रेजेंस ऑफ TNB सेल सबसेट एंड काउंट द सेल नंबर इन परसेंटेज. Positive cells are characterized by their golden brown to red color, while
अदर विल टेक ब्लूइश कलर। तो इसमें देखो ब्राउन कलर आया था पहले वाले में, इसमें ब्राउन तो आया है लेकिन गोल्डन ब्राउन है। तो ये जो गोल्डन कलर है ये हेरीज हेमेटोजाइलिन ने इसको दिया है। ओके, तो ये थी सारी मेथड फॉर इन्यूमरेशन ऑफ टी एंड बी सेल के लिए। अब नेक्स्ट है पेरोक्सीडेज एंटी पेरोक्सीडेज पेप टेक्निक। Now next technique is the Avidin biotin techniques. The Avidin biotin technique are considered one of the most sensitive techniques than any other immunoperoxidase method. The main basis of this technique lies on the ability of egg white glycoprotein, जिसको हम एविडिन कहते हैं, egg white glycoprotein, इसको ही एविडिन कहते हैं, to bind with 4 molecule of vitamin biotin. तो एविडिन जो होता है वो 4 मॉलिक्यूल बायोटीन से, विटामिन के मॉलिक्यूल से आराम से जुड़ जाता है। इस एबिलिटी के कारण इसको एविडिन बायोटिन टेक्निक कहते हैं। इन एविडिन बायोटिन मेथड द सेकेंडरी एंटीबॉडी इज लेबल्ड विथ बायोटिन विच इज़ डिटेक्टेड आइदर बाय एविडिन लेबल्ड विथ पेरोक्सीडेज और ब्रिज्ड एविडिन बायोटिन मेथड और यूजिंग एन एविडिन बायोटिन कॉम्प्लेक्स। तो ये जो एविडिन बायोटिन मेथड है इसमें जो सेकेंडरी एंटीबॉडी होती है वो बायोटिन लेबल्ड होती है। तो वो या तो एविडिन लेबल्ड को डिटेक्ट करती है विथ पेरोक्सीडेज, जिसमें पहले से ही पेरोक्सीडेज होता है, या फिर एविडिन बायोटिन का एक ब्रिज होता है, या फिर एविडिन बायोटिन का कॉम्प्लेक्स बनता है। बिकॉज ऑफ हाई सेंसिटिविटी एविडिन बायोटिन टेक्निक आर यूजफुल वेयर एज द एंटीजन आर प्रेजेंट इन वेरी मियर अमाउंट, मतलब बहुत कम अमाउंट में भी अगर एंटीजन होगा तो डिटेक्ट हो जाएगा। 3 मेथड्स ऑफ दिस टेक्निक्स आर डिस्क्राइब्ड एज अंडर। पहला है एंजाइम लेबल्ड एविडिन बायोटिन मेथड, तो इसमें एंजाइम का लेबलिंग होता है। दूसरा ब्रिज्ड एविडिन बायोटिन मेथड होता है और तीसरा एविडिन बायोटिन कॉम्प्लेक्स मेथड होता है। तो एविडिन बायोटिन टेक्निक की पहली मेथड है एंजाइम लेबल्ड एविडिन बायोटिन मेथड। In this method, the secondary antibody is conjugated with the biotin and peroxidase is conjugated with avidin. एविडिन के साथ peroxidase जुड़ा होता है और बायोटिन के साथ में एंटीबॉडी कॉन्जुगेटेड होता है, एंटीबॉडी कॉन्जुगेटेड विद द बायोटिन। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ प्राइमरी एंटीबॉडी biotinylated antibody is applied for 1 hour at 37 degrees centigrade and then slide are washed 3 times for 5 minutes each. Avidin conjugated with peroxidase is then applied for 1 hour at 37 degrees centigrade. After washing substrate like DAB यानी कि DAB हो गया डाई एमिनो बेंजीन टेट्राहाइड्रोक्लोराइड, इसी का यूज़ करते हैं। इज़ अप्लाइड फॉर डेवलपमेंट ऑफ कलर एंड काउंटर कलर द स्लाइड विद द हेमेटॉक्सिलिन डिहाइड्रेट इन असेंडिंग सीरीज ऑफ इथेनॉल क्लियर इन xylene एंड माउंट इन DPX। सेम टेक्निक वही है। सबसे पहले जो एंटीजन रहता है वो रहेगा, इसके ऊपर एक एंटीबॉडी डालते हैं, फिर इसके ऊपर सेकेंडरी एंटीबॉडी डालते हैं। सेकेंडरी एंटीबॉडी के बाद में जो सेकेंडरी एंटीबॉडी के बाद में एक जो पेप कॉम्प्लेक्स है वो डाला जाता है। पेप कॉम्प्लेक्स बाइंड्स विथ C and E, peroxidase रिएक्शन ऑफ सबस्ट्रेट ऑन D। इसके बाद में मतलब इसके अंदर एविडिन जो जुड़ा होता है वो पेरोक्सीडेज से जुड़ा होता है और बायोटिन जो जुड़ा होता है वो ऑलरेडी एक एंटीबॉडी में कॉन्जुगेटेड होता है। तो ये था एंजाइम लेबल्ड एविडिन बायोटिन मेथड। सेकंड आता है, इसमें एंजाइम कौन सा है, इसमें एंजाइम है पेरोक्सीडेज, ठीक है, ये एंजाइम पेरोक्सीडेज है। अब एंजाइम के बाद आते हैं अपन ब्रिज्ड एविडिन बायोटिन टेक्निक में। इन दिस मेथड बायोटिन इज लेबल्ड विथ सेकेंडरी एंटीबॉडी, बायोटिन पहले से ही लेबल्ड रहता है सेकेंडरी एंटीबॉडी से। द एविडिन इज़ यूज्ड एज सच वाइल, इसमें एविडिन में कहीं से कहीं तक कोई
peroxidase नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो while biotin conjugated with the peroxidase is used as detector. The एविडिन जो होता है उसमें कहीं से कहीं तक एविडिन में कोई पेरोक्सिडेज नहीं होता, जबकि एंजाइम लेबल्ड एविडिन बायोटिन मेथड में एविडिन में पेरोक्सिडेज होता है। इसके बाद जो ब्रिज एविडिन बायोटिन मेथड है इसमें एविडिन में पेरोक्सिडेज नहीं होता है। बायोटिन जरूर जो है पेरोक्सिडेज के साथ कंजुगेटेड होता है। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ प्राइमरी एंटीबॉडी एंड वॉशिंग द सेकेंडरी एंटीबॉडी लेबल्ड विद बायोटिन इज अप्लाइड फॉर 1 आवर एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बायोटिन में यहाँ पर पहले से ही वो कॉन्जुगेटेड है एंटीबॉडीज़ के साथ में, और बायोटिन के ऊपर ही पेरोक्सिडेज भी है, और एविडिन जो है उसमें कुछ भी नहीं है इसमें ब्रिज्ड एविडिन बायोटिन मेथड में। वॉश द स्लाइड 3 times in PBS for 5 minutes, then apply एविडिन 10 mg per ml in PBS for 5 minutes each. The biotin conjugated with peroxidase is applied for 1 hour at 37 degrees centigrade. Wash the slide in PBS 3 times for 5 minutes. Apply substrate like diamino. इसमें वापस से वही सबस्ट्रेट यूज़ करेंगे, डायमिनो बेंजिडीन for 5 minutes and then counter stain in हेमेटॉक्सिलिन। हेमेटॉक्सिलिन ब्लू कलर दे देगा, और जो DAB रहता है वो गोल्डन ब्राउन कलर का रहता है, या फिर ब्राउन कलर का रहता है, या फिर रेड कलर का रहता है, ठीक है। डिहाइड्रेट द स्लाइड्स इन असेंडिंग इथेनॉल एंड xylene एंड माउंट DPX। तो इस टाइप से ये जो ब्रिज एविडिन बायोटिन मेथड है इसमें क्या करते हैं, इसमें बायोटिन ऑलरेडी लेबल्ड रहता है सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ, और साथ में मतलब कॉन्जुगेटेड रहता है, और साथ में उसमें पेरोक्सिडेज भी मिला होता है। पहली वाली जो मेथड थी एंजाइम लिंक्ड, उसमें क्या था, जो एंजाइम पेरोक्सिडेज था वो बायोटिन के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, वो था एविडिन के साथ जुड़ा हुआ, और बायोटिन बेसिकली कॉन्जुगेटेड था सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ में। तो ये दूसरी टेक्निक भी हो गई। अब तीसरी है एविडिन बायोटिन कॉम्प्लेक्स मेथड। In this method, biotinylated secondary antibody is used with avidin biotin complex conjugated with peroxidase। मतलब बायोटिनाइलेटेड सेकेंड एंटीबॉडी पहले से ही बायोटिनाइलेटेड है, और एविडिन बायोटिन कॉम्प्लेक्स है पहले से ही इसमें, ठीक है, और उसमें पेरोक्सिडेज भी है। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ प्राइमरी एंटीबॉडी एंड सेकेंडरी बायोटिनाइलेटेड एंटीबॉडी ऑन सेक्शन, the slides are washed in PBS 3 times. Apply avidin biotin complex conjugated with peroxidase for 1 hour at 37 degrees centigrade. तो इसमें जो सेकेंडरी एंटीबॉडी डाली है वो कॉन्जुगेटेड नहीं है कहीं से कहीं तक, केवल बायोटिन एविडिन बायोटिन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटेड है पेरोक्सिडेज के साथ में, ठीक है। सेकेंडरी एंटीबॉडी में कुछ भी नहीं है, और एविडिन बायोटिन एविडिन का जो कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स पेरोक्सिडेज के साथ कॉन्जुगेटेड है। द एविडिन बायोटिन मिक्सचर कंटेन 5 mg एविडिन एंड 2 mg बायोटिन कॉन्जुगेटेड विथ पेरोक्सिडेज in 1 ml PBS. Slides are washed in PBS and then substrate, that is the chromogen DAB, वही डायमिनोबेंजिडीन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करते हैं, याद रखना, इज़ अप्लाइड ऑन सेक्शन फॉर 5 minutes. Slide are washed in running tap water to stop this reaction. The section are counter stained in hematoxylin, dehydrate in ethanol, clear in xylene and mount in DPX. सेम चीज़ पुरानी जैसी सब कुछ, ठीक है, बस इसमें काउंटर स्टेनिंग करते हैं हेमेटॉक्सिलिन की। पहले कहीं काउंटर स्टेनिंग नहीं करी है हेमेटॉक्सिलिन की, इसमें करते हैं। तो ये था अभी तक एविडिन बायोटिन स्टेनिंग टेक्निक्स, और ये बहुत सेंसिटिव टेक्निक है, और बहुत मियर्ज अमाउंट ऑफ एंटीजन होता है तो उसको भी डिटेक्ट कर लेती है। नेक्स्ट टेक्निक है डिटेक्शन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स। इम्यून कॉम्प्लेक्स का डिटेक्शन कैसे करेंगे? किडनीज़ में immune complex are formed as a result of antigen antibody reaction in the body. Normally they are phagocytosed by macrophages and removed from the system. However, when immune complex formation accelerate, this complex get deposited in the glomerulus and causes inflammation of kidney, leading to glomerulonephritis. Thus, demonstration of immune complexes in the glomerulus is considered diagnostic for glomerulonephritis.
and type 3 hypersensitivity reaction, even if the exact cause of remain unidentified. For the detection of immune complex IgM, IgG, IgA or C3 are localized in glomeruli for formalin fixed and paraffin embedded kidney section is used. ठीक है, ग्लोमेरुलाई चेक करना है तो हमें फॉर्मेलिन फिक्स्ड या पैराफिन एम्बेडेड किडनी सेक्शन को देखना होगा. द टिश्यू फ्रॉम किडनी आर कलेक्टेड इन द फॉर्मोल सब्लिमेट एंड आफ्टर 24 hours of fixation replaced with 80% ethanol. Sections of 4 to 5 micron are cut using routine histological procedures. For staining of immune complexes, following procedure as follows. Take 4 sets of sections of kidney, slightly warm them on the flame of the spirit lamp or hot plate and place in xylene. एक्चुअल में वार्म इसलिए करते हैं ताकि इसमें जितना भी वैक्स है वो सारा का सारा मेल्ट हो जाए. इसके बाद इसको xylene में रखते हैं तो xylene में क्या होता है, वैक्स सारा का सारा घुल जाता है. इसको हम 15 मिनट के लिए इसमें रखेंगे xylene में. Slides are then transferred in the xylene second for 10 to 15 minutes and finally in xylene प्लस इथेनॉल मिक्सचर में रखेंगे फॉर 5 मिनट. इथेनॉल मिक्सचर में रखने से क्या होता है, जितना भी xylene का और इथेनॉल का जो मिक्सचर है उसमें वैक्स सारा का सारा डिज़ोल्व हो जाता है. अब धीरे धीरे हम इस स्लाइड का हाइड्रेशन करेंगे. हाइड्रेशन करने के लिए वही यूज़ करेंगे टेक्निक. इथेनॉल में पहले रखेंगे एब्सोल्यूट इथेनॉल 95%, फिर 90%, फिर 80%, फिर 70%, ऐसे 5-5 मिनट के लिए रखेंगे. Slides are then kept in tap running water and clean in order to remove the extra waxes and section. Clean in fresh water. उसके बाद फ्रेश वाटर में क्लीन कर लेंगे. अब इसमें जो भी एक्स्ट्रा क्या रहता है वो place the slide in the grams iodine for 5 minutes and then in sodium thiosulfate for 5 minutes. तो ऐसा क्यों करते हैं हम, ग्राम्स आयोडीन में और सोडियम थायोसल्फेट में 5-5 मिनट के लिए क्यों रखते हैं. देखो हम इसको क्यों रखते हैं, इसको इसलिए रखते हैं क्योंकि ये जो फॉर्मोल सब्लिमेट है और जो मर्क्यूरी क्लोराइड है ये प्रिजर्वेटिव था. इस प्रिजर्वेटिव को भी रिमूव करना होता है. इसको रिमूव करने के लिए ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, है ना, और सोडियम थायोसल्फेट का यूज़ करते हैं. Place the slide in periodic acid for 10 minutes and then in sodium thiosulfate for 5 minutes. इसके बाद periodic acid में और sodium thiosulfate में रखेंगे. ठीक है. Thereafter wash the slide in 0.2 mpbs thrice for 5 minutes. Treat the slide with trypsin and calcium chloride solution for 1 hour at 37 डिग्री सेंटीग्रेड. अब इसमें ये एक्स्ट्रा स्टेप है कि इसमें ट्रिप्सिन और कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन में रखते हैं ताकि उसका स्लाइड का अच्छे से जो एक्स्ट्रा टिश्यू है, जो उसके प्रोटीन है टिश्यू के, वो उसका डाइजेशन हो जाए. वॉश द स्लाइड इन 0.2 mpbs थ्राइस फॉर 5 मिनट्स फॉर 5 मिनट्स ईच. इसके आगे प्लेस anti-IgA peroxidase conjugated on slide 1, anti-IgG peroxidase conjugate on slide 2nd, anti-IgM peroxidase conjugate on slide 3rd, and anti-C3 peroxidase conjugate on slide 4 for 2 hours at room temperature. Wash the slide in 0.2 mpbs thrice for 5 minutes. तो इसमें जिसका जो भी कॉम्प्लेक्स बना होता है उस कॉम्प्लेक्स के लिए anti-IgA, anti-IgG, anti-IgM या फिर C3 के जो कॉम्प्लेक्स बने हैं तो anti-C3 peroxidase conjugated होना चाहिए, उसको रख देते हैं. अप्लाई सबस्ट्रेट डायएमिनोबेंजीडीन टेट्राहाइड्रोक्लोराइड DAB 0.05% and 0.01% hydrogen peroxide in PBS for 5 minutes. Thereafter wash the slides in running tap water to stop the reaction. तो ऐसा करके हम इसको जो सबस्ट्रेट है DAB उसमें रखते हैं, इसके बाद वॉशिंग कर लेते हैं. काउंटर स्ट्रेन द स्लाइड इन हेमेटॉक्सिलिन फॉर 5 मिनट्स एंड देन रिमूव and then give just one dip in acid alcohol for differentiation
एंड 1 dip in ammonia water for bleaching। अब यहाँ पर हमें टिश्यू है इसलिए ब्लीचिंग करना पड़ रही है। देयर आफ्टर वॉश द स्लाइड इन रनिंग टेप वाटर टू स्टॉप दिस रिएक्शन। तो यहाँ पर हमें हेमेटॉक्सिलिन और एसिड अल्कोहल फॉर डिफ्रेंशिएशन एंड 1 dip in ammonia water फॉर ब्लीचिंग, ये सब देना पड़ रहा है। इसके बाद हम टेप वाटर में इसको वॉश कर लेंगे। फिर वापस डिहाइड्रेशन करेंगे, वही इथेनॉल का पहले 100%, फिर 70, फिर डिहाइड्रेशन करने के लिए 70%, फिर 80% एसेंडिंग ऑर्डर, फिर 95%, ऐसे फिर 100% एब्सोल्यूट में करेंगे। फिर डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो स्लाइड्स आर देन प्लेस्ड इन xylene और एब्सोल्यूट एथेनॉल के इसमें रखेंगे 5 मिनट के लिए। क्लियर द स्लाइड इन xylene 1, फिर xylene सेकेंड में 15 मिनट के लिए। फिर वापस से वही माउंटिंग करेंगे DPX से, कवर स्लिप लगाएंगे और एग्जामिन करेंगे द सेक्शन एंड लोकलाइज द इम्यून कॉम्प्लेक्सेस इन द ग्लोमेरुलस एज इट गिवन गोल्डन ब्राउन और रेड कलर। तो ऐसे अपन देख लेंगे ग्लोमेरुलस के अंदर है कि नहीं है। फिर इसके बाद आते हैं, मान लो सीरम में देखना है, तो सीरम में देखने के लिए क्या करेंगे। अभी तक तो हमने किडनी में देखा, अब सीरम में देखेंगे। नाउ लेट्स इन सीरम। तो अभी तक हमने डिटेक्शन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स किडनी में कैसे देखना है वो टेक्निक देखा, सीरम में कैसे देखना है। इन सीरम द इम्यून कॉम्प्लेक्सेस आर डिटेक्टेड बाय यूजिंग ELISA। द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस आर फर्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम द सीरम बाय यूजिंग पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल दैट इज़ PEG 6000 यूजिंग फॉलोइंग प्रोसीजर। तो सबसे पहले जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है उसको हमें सीरम से सेपरेट करना पड़ेगा। टेक 1 ml सीरम एंड मिक्स ड्रॉप बाय ड्रॉप 1 ml ऑफ 8% पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल PEG एंड कंसिस्टेंटली स्टेयर द मिक्सचर। Leave it for 1 hour at room temperature and then centrifuge it at 1500 G for 1 hour at 4 degrees centigrade. Discard the supernatant and suspended the pellet in 2 ml of 4% PEG 6000 and centrifuge again. Discard the supernatant and finally dissolve the pellet in 0.5 ml PBS। तो हम क्या है वो सेंट्रीफ्यूज करते रहें और PEG 4% जो है पहले तो 8% डालने का बोला है, फिर बाद में 4% डालने का बोला है। पहले 1 ml डालने का बोला है, बाद में 2 ml डालने का बोला है और 1500 पे सेंट्रीफ्यूज करने का बोला है। इतना होने के बाद लास्ट में ऊपर का सुपरनेटेंट सारा हटाने के बाद केवल उसके अंदर पैलेट बचेगा। तो उस पैलेट को अपने को 0.5 ml PBS में डिज़ोल्व करना है। तो ये हो गया अपना प्योर इम्यून कॉम्प्लेक्स। अब ELISA जैसे अपन लगाते हैं, कोड द पॉलीस्टीरीन ELISA प्लेट विथ एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द एंटीजन ऑफ विच इम्यून कॉम्प्लेक्सेस आर डिटेक्टेड। तो सबसे पहले उस पॉलीस्टीरीन पर हमें एंटीबॉडी को कोड करना पड़ेगा और जिसके अगेंस्ट में फॉर विच इम्यून कॉम्प्लेक्स बना है ना। तो सबसे पहले हम एंटीबॉडी कोड करेंगे। बोथ these antibodies should be raised in any animal species other than that which the immune complex are detected। तो आप किसी भी एनिमल के किसी भी स्पीशीज़ में वो रेस कर सकते हैं एंटीबॉडी। कीप द प्लेट एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर ओवरनाइट फॉर कोटिंग, देयर आफ्टर वॉश एंड टैप द प्लेट विथ PBS twins 3 times to 5 minutes for the 5 minutes। Apply diluted precipitate of serum in PBS as prepared above। Dilution can be made twofold like 1:2। सबसे पहले 1:2 के हिसाब से, फिर 1:4, फिर 1:8, फिर 1:16, फिर 1:32 एंड सो ऑन। ऐसे आपको प्रिपेयर करना है डाइल्यूशन अलग अलग। कीप द प्लेट इन इनक्यूबेटर एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 hour। देयर आफ्टर वॉश एंड टेप प्लेट्स विथ PBS twin फॉर 3 times for 5 minutes। तो 1 घंटे के लिए अब अपने को रखना है ना, जिसके अंदर अब आगे क्या होगा देखते हैं। अप्लाई एंटी स्पीशीज़ IgG peroxidase conjugate in proper dilution, that is the एंटी स्पीशीज़ in which immune complexes are detected। तो सबसे पहले हमने एंटीबॉडी का कोटिंग किया। एंटीबॉडी का कोटिंग करने के बाद में हमने उसमें जो कॉम्प्लेक्स डाला अपना सीरम वो डाल दिया, जिसके अगेंस्ट
एंटीबॉडी बनी है, तो वो एंटीजन एंटीबॉडी का जो कॉम्प्लेक्स था वो डाल दिया। उसको डालने के बाद नेक्स्ट हमने उसके अंदर अब हमको कॉन्जुगेट डालना है, ठीक है। तो IgG पेरोक्सीडेज कॉन्जुगेट डालेंगे हम। तो IgG पेरोक्सीडेज कॉन्जुगेट डालने के बाद में अप्लाई सबस्ट्रेट, अब सबस्ट्रेट डालेंगे। तो अप्लाई सबस्ट्रेट OPD फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स एंड स्टॉप द रिएक्शन यूजिंग 1N हाइड्रोजन सल्फेट, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। तो लगभग 30 मिनट तक हमको रखना है उसको, और बाद में पूरी रिएक्शन को हमको सल्फ्यूरिक एसिड 1N से क्लोज कर देनी है। रीड द OD इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड कैलकुलेट द ELISA वैल्यू। ELISA वैल्यू मोर देन 2 इज़ पॉजिटिव फॉर प्रेजेंस ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस इन द सीरम। बस यही है, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, माइक्रोस्कोपिक इवेल्यूशन ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो सबसे पहले जो प्रोसेसिंग करेंगे हम टिश्यू का, वो क्या है, मतलब हम नई टेक्निक पढ़ने जा रहे हैं, वो है माइक्रोस्कोपिक इवेल्यूशन ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो प्रोसेसिंग करेंगे टिश्यू की। द टिश्यू फ्रॉम लिम्फॉइड ऑर्गन्स, दैट इज़ द लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, पेयर्स, पिचेस, बर्सा, थाइमस एक्सेट्रा, आर कलेक्टेड इन 10% फॉर्मोल सेलाइन और 10% बफर्ड फॉर्मेलिन। टिश्यू को कलेक्ट कर लिया। साइज ऑफ द टिश्यू शुड नॉट बी मोर देन 5 mm इन द लेंथ एंड और विड्थ, 5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टिश्यू शुड बी कट विथ शार्प ऑब्जेक्ट एंड शुड बी डायरेक्टली कलेक्टेड इन फिक्सेटिव। तो ये फिक्सेटिव अपना जो फॉर्मल सेलाइन 10% है ही, या फिर बफर्ड फॉर्मेलिन है, इसमें कलेक्ट कर लेंगे। आफ्टर 12 to 20, मतलब एक आधे दिन से एक दिन के बाद, आफ्टर फिक्सेशन द टिश्यू पीसेस आर केप्ट इन कैप्सूल एंड आर वॉश्ड इन रनिंग टैप वाटर एटलीस्ट फॉर 12 आवर्स। अब हम 12 घंटे तक रनिंग टैप वाटर में उसको रखेंगे। द टिश्यू ब्लॉक्स आर डिहाइड्रेटेड in descending series of ethanol starting from 50%, then 70%, then 80%, 90%, 95%, then absolute ethanol, है ना। फिर एब्सोल्यूट इथेनॉल सेकेंड में डाल देंगे फॉर 1 आवर। तो ऐसे करके हर एक घंटे के अंदर हम उसका डिहाइड्रेशन करेंगे। द टिश्यू शुड बी एजिटेटेड आइदर मैकेनिकली और ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर। तो अब टिश्यू का हमको एजिटेशन करना है, या तो हम मैकेनिकली हाथ से चरनर से कर देंगे, और या फिर ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर से कर देंगे। द वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल शुड बी एटलीस्ट 50 times मोर देन द टिश्यू प्लेस्ड फॉर डिहाइड्रेशन। तो उसके अंदर लगभग 50 गुना ज़्यादा इथेनॉल होना चाहिए, तो उसी के अंदर अपन उसको ट्राइचुरेट करेंगे ऑटोमेटिकली। आफ्टर डिहाइड्रेशन क्लीनिंग ऑफ द टिश्यू इज़ डन बाय ज़ाइलिन फर्स्ट, ज़ाइलिन सेकेंड। एक सेकेंड, इसको हम एजिटेशन करेंगे। एजिटेशन मतलब हिलाएंगे, चर्निंग से चरनर नहीं करेंगे, चर्निंग नहीं करेंगे, ठीक है, केवल हिलाएंगे। आफ्टर डिहाइड्रेशन क्लीनिंग ऑफ टिश्यू इज डन बाय ज़ाइलिन फर्स्ट, ज़ाइलिन सेकेंड फॉर 1 hour ईच। बट बिफोर दैट टिश्यू आर प्लेस्ड इन मिक्सचर ऑफ एब्सोल्यूट इथेनॉल प्लस ज़ाइलिन 1 by 1 फॉर 1 hour। तो इथेनॉल ज़ाइलिन के सॉल्यूशन में रखने के बाद में हमको ज़ाइलिन फर्स्ट और ज़ाइलिन सेकेंड में डालना है। इन प्लेस ऑफ ज़ाइलिन बेंजीन और टोल्यूइन कैन ऑल्सो बी यूज्ड एटलीस्ट फॉर 3 hours एज देयर एक्शन ऑफ क्लीनिंग इज़ स्लो। तो ज़ाइलिन सबसे बेस्ट एक्शन देता है, पर ये नहीं है तो आप बेंजीन या टोल्यूइन भी यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर क्लीनिंग द टिश्यू आर प्लेस्ड इन पैराफिन वैक्स एट 60 to 62 डिग्री सेंटीग्रेड। हियर द टिश्यू आर रिक्वायर्ड 3 changes इन पैराफिन फर्स्ट, पैराफिन सेकेंड, पैराफिन थर्ड, 1 hour इन ईच। पैराफिन वैक्स शुड बी मेल्टेड फ्री फ्रॉम डस्ट और एनी अदर कोर्स पार्टिकल। तो अब हम ज़ाइलिन से निकालने के बाद में पैराफिन में डालेंगे, और पैराफिन 60 to 62 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा। 3 टाइप के पैराफिन होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और 1 घंटे के लिए डाल देंगे। इसके बाद आफ्टर 3 hours इम्प्रेगनेशन ऑफ टिश्यू ब्लॉक्स इन पैराफिन वैक्स, द ब्लॉक्स आर फॉर्म्ड इन मोल्ड्स यूजिंग मोल्टन वैक्स। तो इसके जो मोल्ड्स होते हैं उसमें हम ब्लॉक्स को बनाएंगे। द टिश्यू आर प्लेस्ड इन molds in such a way that desired surface should be downwards on the base of mold के बेस में वो surface हो। The mold is then filled with molten paraffin wax and then the blocks are cooled at room temperature or in cold water।
The blocks are removed from molds and are trimmed in order to reduce the wax around the tissue by rubbing or hot plate or by using knife. Identification number is fixed on one side of the block by touching the block with a small paper kept on it, which bears the number with a hot forceps or knife. कैसे भी उस ब्लॉक के ऊपर अपन नंबर डाल देंगे. The blocks are fixed on block holder. This is done by touching the block with a warm block holder and keep in cold water. Trimming of blocks are done on a microtome at 10 to 15 micrometer in order to fully expose the tissue. तो ऐसे करके माइक्रोटोम से उसका 10 to 15 माइक्रोमीटर का पीस बनाएंगे. The blocks are kept on ice before section cutting for at least 1 to 2 hours. Section of 4 to 5 micrometer are cut on microtome using sharp knife having no nicks. तो शार्प नाइफ होना चाहिए, उससे हमको माइक्रोटोम से कटिंग करना है. The ribbon of section is placed in tissue flotation bath filled with water at about 60 to 65 degree centigrade temperature. So the ribbon of section is placed in tissue floating bath filled with water. After proper spread of section are taken on the glass slide. The glass slide are coated with sticky material which consists of egg white and glycerine in 1:1 ratio. तो अब हमको ये जो हमने जो रिबन ऑफ सेक्शन है इस इन द टिश्यू फ्लोटिंग बाथ, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे सेक्शन टिश्यू फ्लोटिंग बाथ में फ़्लोट कर रहे होंगे, जिसमें 60 to 65% टेम्परेचर का डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा. तो ऐसे हम सेक्शंस को सेपरेट करेंगे. तो जो सेक्शन हमारी ग्लास स्लाइड के ऊपर आएगा उस ग्लास स्लाइड पे पहले से ही कोटिंग होना चाहिए एग वाइट की और ग्लिसरीन की. जनरली 4 to 5 स्लाइड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ईच ब्लॉक एंड केप्ट इन एन इंक्यूबेटर फॉर ड्राइंग. अब हम इसको सुखाने के लिए इंक्यूबेटर में रख देंगे. अब स्टेनिंग कैसे करते हैं? फॉर रूटीन स्टेनिंग हेमेटॉक्सिलिन एंड यूसिन स्टेन आर यूज्ड इन द हिस्टोपैथोलॉजिकल इवैल्यूएशन ऑफ एनी टिश्यू. द स्लाइड्स आर स्लाइटली वार्म्ड either on flame or spirit lamp or in incubator and place them in xylene for 10 to 15 minutes in order to remove the paraffin from tissue section and slides. तो जो स्लाइड होती है ना उस पर हम थोड़ा xylene यूज़ करेंगे ताकि उसमें से वैक्स निकल जाए. The slides are then placed in another set of xylene to 10 to 15 minutes. Then इसके बाद हम xylene alcohol जो 50-50% मिक्सचर होता है उसमें रखेंगे for 10 minutes. The slides are then placed in descending series of absolute ethanol. अब हमको वापस से इसका हाइड्रेशन करना है एक्चुअल में. तो 95% फिर 80 फिर 70 50 ऐसे करके हम इथेनॉल का 5 मिनट में डाइल्यूशन करेंगे और फाइनली वाटर में डाल देंगे. क्लीन द ग्लास स्लाइड विथ फिंगर टिप बाय यूजिंग मसलिन क्लॉथ. Leave only 1 to 2 good quality section on each side. Extra paraffin on slide should be removed and wash the slide in running tap water. Dip the slide in acid alcohol for few seconds for differentiation. Acid alcohol में उस slide को dip कर देंगे. Wash the slide in running tap water and then dip in ammonia water for few seconds for bluing and place in running tap water to remove ammonia. ठीक है. तो अब इसके बाद हम टेप वाटर में अमोनिया वाटर में एसिड अल्कोहल में डालेंगे, फिर उसके बाद अमोनिया वाटर में डालेंगे, फिर टेप वाटर में डाल देंगे. ठीक है. Place the slide in eosin stain for 2 to 5 minutes and quickly processed for dehydration in ascending series of ethanol. तो अब वापस से हाइड्रेशन हो गया इसका. हाइड्रेशन होने के बाद में इसको eosin में डाल दिया 2 से 5 मिनट के लिए, तो eosin स्टेन ले लिया. अब हम वापस से डिहाइड्रेशन करेंगे इसका. प्योर इथेनॉल से लास्ट में कर देंगे. देन एब्सोल्यूट इथेनॉल सेकेंड फॉर 5 मिनट्स. Place the slide in absolute alcohol and xylene for 5 minutes. Then cleaning the section is done in the xylene by placing the slide in xylene first and xylene second for at least 10 to 15 minutes in each. तो xylene से फाइनली हम डिहाइड्रेशन कर देंगे पूरा. क्लीनिंग इन द xylene second can be extended for 1 to 2 hours. तो इसे क्लीनिंग चलने देंगे xylene second से. The slide are mounted with the cover slip using DPX mounted. For this the cover slip of desired size and shape are kept
on the filter paper, and 1 to 2 drops of Mountaint is placed on cover slip. Take out the slide from xylene and place on the cover slip in such a way that the section are touch with Mountaint. Press gently and lift the slide. Remove the air bubble, if any, by pressing the cover slip with a forceps and keep the slides in horizontal position in a tray for drying. ठीक है. After drying for 1 to 2 days at room temperature, clean the slide with muslin cloth and xylene to remove spot of stain. Paraffin or Mountaint. Labeled the slide with a piece of paper and stick it on one corner of the slide using appropriate adhesive. Slides are examined under microscope for histopathological alteration on hematoxylin and eosin staining. Nuclei of cell take blue stain. जो सेल के न्यूक्लियाइज हैं वो ब्लू स्टेन लेते हैं एंड साइटोप्लाज्म टेक्स पिंक और रेड कलर. ठीक है. तो यहाँ पर हमने एक्चुअल में जहाँ ईओसिन डाला ना, वो ईओसिन हेमेटॉक्सिलिन ईओसिन स्टेन ही है, वो एक ही स्टेन है, सिंगल स्टेन. पर उस सिंगल स्टेनिंग को करने के लिए बहुत सारा मेथड करना पड़ता है, पूरा प्रोसीजर. तो ये था अभी तक हमने जो पढ़ा, वो पढ़ा हमने माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स में प्रोसेसिंग ऑफ टिश्यू. ये सिर्फ प्रोसेसिंग थी टिश्यू की. ठीक है. फिर स्टेनिंग कर ली. स्टेनिंग के बाद में अब आते हैं हम इवोल्यूशन ऑफ जीनोबायोटिक्स. नेक्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ जीनोबायोटिक्स. रैपिड एडवांसमेंट इन द ह्यूमन सिविलाइजेशन हैज़ brought a large number of synthetic chemicals in our environment. These includes pesticides, heavy metals, gases, etc., which are widely used in the agriculture and animal husbandry and are distributed throughout the world as an environmental pollutants. Majority of these compounds are beneficial when used for a specific purpose, handled properly and applied judicially. However, many of them become contaminate the environment either by improper application or due to their persistence in the ecosystem, in the soil, water, plant and animal tissue. Immune system is considered to be the most sensitive indicator of toxicity assay, especially for environmental contaminant and pollutants which may have a residual effect in the ecosystem. Thus, immunotoxicology has become one of the widely accepted and well recognized research area of public health concern, which deals with undesirable effect produced by compound or xenobiotics as a result of interaction of immune system. These harmful effects are required to be studied in every biological and chemical endeavors, especially in domestic animals, birds and mans. The no observable effect level यानी NOEL NOL does मतलब इसका मतलब क्या है, the no observable effect level does of a particular chemical, that is the insecticide, weedicide, herbicide, rodenticide, fungicide, heavy metals like lead, mercury, cadmium, nickel, copper, etc., is given to the experimental animal, and the immune status of the animal is to be assessed in comparison to untreated control at least for 2 to 3 months at an interval of weekly or 10 days using following parameters. तो इवोल्यूशन ऑफ जीनोबायोटिक्स वो एजेंट्स होते हैं जो बेसिकली इम्यून सिस्टम डाउन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स हो सकता है, विटीसाइड्स हो सकता है, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड से, इसके अलावा फंगीसाइड से, ये सब हैं. ठीक है. तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं. पहला है इसमें, जैसे हमने एक कंट्रोल मतलब जो लाइव इन्वायरमेंट में हमने एनिमल्स में लगाया है, तो उसके लिए हम क्या क्या पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं. पहला है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं. ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स इज मेजर्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग पैरामीटर्स: एस्टिमेशन ऑफ सीरम ग्लोबुलिन एंड सीरम गामा ग्लोबुलिन. पहला है. फिर इसके अलावा है जैसे एस्टिमेशन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी टाइटर, enumeration of B lymphocyte blastogenesis ऐसे, immunoperoxidase मेथड. तो ये सारी मेथड्स थी ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स. ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स में 1 2 3 4 5 6 मेथड्स आती हैं. तो पहला हम एस्टिमेशन ऑफ सीरम ग्लोबुलिन की बात करें. फॉर एस्टिमेशन ऑफ सीरम ग्लोबुलिन
One has to estimate the total protein content and serum albumin and calculate the serum globulin quantity by subtracting the serum albumin value from total protein value. The clinical chemistry reagent kit are available for the estimation of serum protein. The clinical chemistry reagent kit are available for estimation of serum protein and for serum albumin. नेक्स्ट है सीरम गामा ग्लोबुलिन. पहले था सीरम ग्लोबुलिन, अब सीरम का गामा ग्लोबुलिन. फॉर द एस्टिमेशन ऑफ गामा ग्लोबुलिन इन द सीरम टेक 5.7 ml अमोनियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, यानी कि 19.5% अमोनियम सल्फेट और 2.03% सोडियम क्लोराइड. इसका pH भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा 6.4 पे. इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ओवरले 0.3 ml क्लियर सीरम ऑन इट. Mix the content by gently inverting the tube at least 6 times and place it on ice bath for 15 minutes. Centrifuge the content at 3000 rpm for 10 to 15 minutes and discard the supernatant. Repeat the process twice and finally dissolve the content in 2 ml of normal saline solution. तो अब इसका सुपरनेटेंट डिस्कार्ड करते चले जाएंगे और लास्ट में इसमें नॉर्मल सलाइन मिला देंगे 2 ml. Add 5 ml of biuret reagent and keep it for 10 minutes at room temperature. अब इसमें biuret मिला देंगे. Make a blank with 2 ml of normal saline and 5 ml biuret reagent in test tube marked as B. ये कंट्रोल हो गया आपका. Make a standard by placing 2 ml of 0.15% BSA bovine serum albumin, है ना. तो आपको एक स्टैंडर्ड भी बनाना पड़ेगा bovine serum albumin का. And add 5 ml biuret reagent in the tube and marks it as S. इसको हमको मतलब 3 टेस्ट ट्यूब होगी, S, B और जो हमारा टेस्ट है वो T. Read the absorbance against blank at 555 nanometer and calculate serum gamma globulin by using following equation. सीरम गामा ग्लोबुलिन निकालने के लिए ग्राम्स पर 100 ml में कितना है, तो OD ऑफ टेस्ट कितना है और OD ऑफ स्टैंडर्ड कितना है, बस निकल जाएगा. नेक्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी टाइटर. द स्पेसिफिक एंटीबॉडी टाइटर इज मेजर्ड बाय यूजिंग एलाइजा और डॉट इम्यूनो एसे, दैट इज़ द DIA एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर. पहले ही पढ़ चुके हैं अपन उसको, तो वहाँ से एंटीबॉडी टाइटर निकल आएगा. इन्यूमरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट. बी लिम्फोसाइट का ऐसे कैसे करेंगे, तो बी लिम्फोसाइट ब्लास्टोजेनेसिस ऐसे होता है इसमें. दिस इज कैरिड आउट इन स्टेरिलाइज्ड कल्चर प्लेट यूजिंग PBLs और sphenic lymphocytes and mitogen lipopolysaccharides. The test procedure is similar to the LBA, पहले हमने पढ़ चुका है earlier using MTT dye, ये पहले पढ़ चुके हैं अपन. नेक्स्ट है immunoperoxidase मेथड. द टेक्निक हैज़ ऑल्सो बीन डिस्क्राइब्ड अर्लियर, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं. द सेल्स प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज स्पेसिफिक फॉर एंटीजन and are counted in tissue section of lymph nodes, spleen, intestine, etc. using immunoperoxidase technique. In this various isotypes IgG, IgA, IgM producing cells could also be enumerated. तो हम उसका एक काउंटिंग कर सकते हैं. तो ये था सारा का सारा ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स का काउंटिंग कैसे करें. अब हम आते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स पे. In order to assess the effect of xenobiotics on cell-mediated immune response, following procedure to be used. पहला अपन क्या करते हैं, जैसे लिम्फोसाइट ब्लास्टोजेनेसिस ऐसे पढ़ेंगे अपन इसमें. दूसरा पढ़ेंगे अपन मैक्रोफेज फंक्शन टेस्ट पढ़ेंगे. तीसरा पढ़ेंगे DTH रिएक्शन. ये सेल मीडिएटेड है. तो पहला है लिम्फोसाइट ब्लास्टोजेनेसिस ऐसे यूजिंग पेरिफेरल ब्लड लिम्फोसाइट और फ्रॉम स्प्लेनिक लिम्फोसाइट्स. दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड इन 96 well culture plate using the mitogen कॉन A एंड PHA एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं. दूसरा है मैक्रोफेज फंक्शन टेस्ट. दिस हैज आल्सो बीन डिस्क्राइब्ड अर्लियर इन डिटेल एंड कैन बी कैरिड आउट ऑन पेरिफेरल ब्लड ल्यूकोसाइट और पेरिटोनियल मैक्रोफेजेस, ये भी पहले पढ़ चुके हैं. तीसरा है DTH रिएक्शन. दिस हैज आल्सो बीन डिस्क्राइब्ड अर्लियर इन डिटेल एंड कैन बी कैरिड आउट यूजिंग ट्यूबरकुलिन और केमिकल एलर्जन. The evaluation of any xenobiotic can be made by utilizing the data from the above mentioned assay. However, the results so obtained are compared with that of parallel untreated control. Any significant effect on immune system based on above parameters is
highlighted, and the xenobiotics on such instance is evaluated as immunosuppressive or immunostimulant or immuno unresponsive. तो इस टाइप से हम किसी भी xenobiotic का क्या रिस्पॉन्स है वो चेक कर सकते हैं. तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम बुक वेटनरी इम्यूनोपैथोलॉजी थ्योरी एंड प्रैक्टिस बाय R.S. चौहान एंड B.N. त्रिपाठी. So thanks for listening this chapter number 6.